वो लड़की जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था, उसे बचाने के लिए मैंने वही वक्त चुना जब वो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी, ताकि मैं उसे धोखा दे सकूं। और सबकी नजरों में मैं एक पत्थर दिल कमीना बन गया। उन्होंने मुझे बद्दुआ दी, उन्होंने मुझसे नफरत की, लेकिन जब मैं उससे दूर जा रहा था तो मैं एक सेकंड के लिए भी नहीं डगमगाया, क्योंकि मैंने पहले ही अपना फैसला कर लिया था। मैंने खुद को एक इंसानी टेस्ट सब्जेक्ट बना दिया। और देखते ही देखते 3 साल गुजर गए और एक एक्सपेरिमेंट के रूप में मेरी जिंदगी आखिरकार खत्म हो गई। लेकिन जो सबसे पहला काम मैंने किया, वो उसके पास जाकर माफी मांगना नहीं था, बल्कि मैं एक फ्यूनरल सर्विस सेंटर गया, क्योंकि 3 साल तक दवाइयों के ट्रायल्स झेलने के बाद मेरे अंदर के सारे ऑर्गन्स पूरी तरह बर्बाद हो चुके थे। और अब मेरी जिंदगी का सिर्फ 1 महीना बचा है। और जिस बात का मुझे सबसे ज्यादा डर है वो ये है कि अगर उसे कभी उस धोखे के पीछे का सच पता चल गया, जो मैंने इतने ध्यान से प्लान किया था, तो वो अपनी बाकी की जिंदगी अफसोस में डूबकर और खुद को कसूरवार ठहराते हुए गुजार देगी। इसीलिए मुझे ये राज अपने साथ कब्र में ले जाना होगा और उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए गायब होना होगा। वहां के स्टाफ के आदमी ने मेरी तरफ देखा और कहा, मिस्टर लिन, जो फ्यूनरल पैकेज आपने पहले बुक किया था, उसकी कुल कीमत 86,000 युआन है। मैंने अपने हाथ में पकड़े बैंक कार्ड पर एक नजर डाली। मेरे पास सिर्फ 500 युआन बचे थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इज्जत से मरना भी मेरे लिए एक लग्जरी बन जाएगा। मैंने अपनी इज्जत को दांव पर लगाया और पूछा, मेरे पास अभी सिर्फ 500 युआन है, क्या मैं बाकी के पैसे कुछ दिनों में दे सकता हूं? उसने आराम से जवाब दिया, मिस्टर लिन, आपको बाकी की रकम बस 1 महीने के अंदर चुकानी होगी। 1 महीना? सिर्फ 1 महीने में 36,000 युआन कमाना लगभग नामुमकिन था। लेकिन शायद शायद अभी भी कोई रास्ता था। उस रात मैं जिंग सिटी के सबसे बड़े ज्वेलरी गाला के एंट्रेंस पर गया। मेरे पास कोई इनविटेशन नहीं था, इसीलिए सिक्योरिटी ने मुझे दरवाजे पर ही रोक दिया। मैं वहां पूरे 3 घंटे तक खड़ा इंतजार करता रहा, जब तक कि आखिरकार लोग बाहर आने लगे। और तब मैंने उसे देखा। लुआन बड़े ही आराम से ग्वानचन का हाथ पकड़े बाहर आ रही थी। उनके पास खड़े एक अमीर जवान लड़के ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, यानचन, रुआन सच में कमाल है। उसने बिना सोचे तुम्हारे लिए 80 मिलियन युआन की घड़ी खरीद ली। रुआन हल्के से मुस्कुराई और बोली, जिंदगी में शादी सिर्फ एक बार होती है, इसीलिए मैं ग्वानचन को हर चीज में सबसे बेहतरीन देना चाहती हूँ। किसी ने हंसते हुए कहा, वाओ, इस तरह के वादे के बाद तो वो तुमसे कभी डिवोर्स नहीं लेगा। जैसे ही वो एक ब्लैक स्ट्रेच लिंकन गाड़ी में बैठने वाले थे, मैं खुद को और नहीं रोक पाया और चिल्ला उठा, लुआन। उसने मेरी आवाज सुनी और पीछे मुड़ी। और जैसे ही उसकी नजरें मेरी नजरों से मिली, उसकी आंखों में कई सारे इमोशंस आए और गए, और आखिर में वो एक हड्डी तक कांप देने वाली नफरत में बदल गए। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। मेरा दिल कांप रहा था, और मैंने अपने हाथ से सी शेल का ब्रेसलेट उतारते हुए कहा, रुआन, मैं इस ब्रेसलेट के बदले 36,000 युआन चाहता हूं। वो ब्रेसलेट, वो तब का था जब हमने नया नया डेट करना शुरू किया था, जब हम साथ में बीच पर गए थे, और उसने खुद एक एक शेल चुनकर अपने हाथों से मेरे लिए इसे बनाया था। मुझे अभी भी अपने दिमाग में उसकी आवाज सुनाई दे रही थी, लिनबे, मेरा भरोसा करो। एक दिन तुम मेरे साथ इसके बदले दुनिया की सबसे कीमती चीज लोगे। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ और कह पाता, उसने अचानक मेरे हाथ से ब्रेसलेट छीन लिया। उसकी आंखों में इतना गुस्सा था जैसे वो मुझे फाड़ कर रख देगी। लिनबे, 3 साल हो गए और तुम मेरे पास सिर्फ पैसे मांगने आए हो? अगर नहीं तो भूल जाओ, वैसे भी मैंने तुमसे कभी कोई उम्मीद नहीं रखी थी। उसकी बातें मुझे किसी भी और चीज से ज्यादा चुभ गईं। लेकिन सच तो ये था कि मैं यहाँ पैसों के लिए आया ही नहीं था। मैं तो बस मरने से पहले उसे आखिरी बार देखना चाहता था, उसके चेहरे को हमेशा के लिए अपनी यादों में बसाने के लिए। मैंने चुपके से अपना हाथ आगे बढ़ाया ताकि ब्रेसलेट वापस ले सकूं, लेकिन उसने बिना सोचे उसे सीधे जमीन पर फेंक दिया। हमारे आसपास के लोग तुरंत कानाफूसी करने लगे। क्या ये वही कमीना नहीं है जिसने रुआन को उस वक्त छोड़ दिया था? हाँ, मैंने सुना है जब रुआन अपना बिजनेस शुरू कर रही थी, तो अचानक उसका हार्ट फेलियर हो गया था। उसे जिंदा रहने के लिए ट्रांसप्लांट की जरूरत थी। और जैसे ही इसे पता चला, इसने उसे छोड़कर किसी अमीर लड़की के पीछे लग गया, उसका कैप्टमैन बनकर बाहर देश चला गया। अब इसे जरूर पछतावा हो रहा होगा, इसीलिए ये बिना किसी शर्म के वापस आ गया। अगर मैं रुआन होती, तो मैं इसे तड़प तड़प कर मारती। सच में, कितना घमंडी आदमी है। उनका कहा एक एक शब्द सच था, लेकिन उस सच के पीछे छुपा सच कोई नहीं जानता था कि जब रुआन का हार्ट फेलियर हुआ था और उसे तुरंत ट्रांसप्लांट की जरूरत थी, मैंने उसके लिए एक मैचिंग दिल ढूंढने के लिए कितनी मुश्किलें झेली थीं। डोनर एक वेजिटेटिव स्टेट में था, और उसका बाप ड्रग रिसर्च के पीछे पागल एक सनकी आदमी था। उसका सिर्फ एक ही शर्त थी, अगर तुम मेरे बेटे का दिल चाहते हो, तो तुम्हें मेरी नई दवाई के लिए टेस्ट सब्जेक्ट बनना होगा। मैं जानता था कि रुआन मुझे ऐसा कुछ नहीं करने देगी, इसीलिए मेरे पास ये सब ड्रामा करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मैंने किसी की मदद से एक फेक अफेयर का नाटक किया और अपने हाथों से उसे छोड़ दिया। अचानक मेरे सीने में एक तेज दर्द हुआ। मेरा चेहरा पीला पड़ गया। मैंने दांत भींच लिए ताकि मेरे मुंह से कराहने की आवाज ना आए। फिर मैं धीरे से नीचे झुका
और सी शेल के टूटे हुए टुकड़ों को एक एक करके उठाने लगा। उन्हें ध्यान से अपनी पॉकेट में रखा और जाने के लिए मुड़ गया। लेकिन जैसे ही मैं जाने वाला था, एक अमीर दिखने वाली औरत कैश का एक मोटा बंडल लिए मेरे सामने आ खड़ी हुई। उसने मेरी तरफ नफरत से देखा और कहा, मैंने सुना है पहले तुम 10,000 युआन के लिए किसी के भी साथ सो सकते थे। ये लो, इसे पकड़ो। अब सबके सामने अपने कपड़े उतारो और हमें दिखाओ कि तुम कितने बेशर्म हो। मैं वहां चुपचाप खड़ा रहा। मेरी मुट्ठियां भिंज गईं और तभी एक और आदमी आगे आया और उसने मुझ पर 10,000 युआन और फेंक दिए। अगर पैसे कम है तो मैं 10,000 और जोड़ देता हूं। अब मेरे लिए अपने कपड़े उतारो। जैसे ही वो शब्द मेरे कानों में पड़े, मेरा चेहरा जलने लगा। बेइज्जती मेरे पूरे शरीर में आग की तरह दौड़ गई। मैं बस वहां से निकलना चाहता था, वहां से गायब होना चाहता था। लेकिन भीड़ ने मुझे पहले ही हर तरफ से घेर लिया था। सारे रास्ते बंद कर दिए थे। किसी ने कहा, रुआन चलो चलें, इस जैसे आदमी पर एक नजर डालना भी जाया है। लियू, रुआन और ग्वांचन बस गाड़ी में बैठने ही वाले थे कि अचानक कोई आगे लपका और उसने मेरे कपड़े फाड़ दिए। बेशर्म कमीने, शरीफ बनने का नाटक क्यों कर रहे हो? सबके सामने इसके कपड़े उतार दो। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मुझे जमीन पर गिरा दिया गया। मैंने खुद को जोर से समेट लिया, अपनी बची कुची इज्जत को बचाने की कोशिश करने लगा। लेकिन उन्होंने बिना किसी तरस के मेरे कपड़े फाड़ दिए, जिससे मेरे शरीर का एक बड़ा हिस्सा सामने आ गया। मेरी आंखों के सामने धुंधलापन आने लगा, सब कुछ घूमने लगा। और जब मुझे लगा कि मैं पूरी तरह से बेहोश हो जाऊंगा, तभी एक ठंडी गुस्से से भरी आवाज ने उस हंगामे को रोक दिया। तुम सब यहां से दफा हो जाओ। वो रुआन थी और तुरंत ही भीड़ पीछे हट गई। अगले ही पल एक कोट जिसमें अभी भी हल्की सी गर्मी थी, मेरे ऊपर फेंक दिया गया, जिसने मेरे शरीर को ढक लिया। उसने मेरी तरफ ठंडी आंखों से देखा और कहा, लिन बे, तुम वही हो ना जो निंग बिंग के साथ रहते थे? तुम मुझे छोड़कर उसके साथ बाहर देश चले गए थे। क्या वो तुम्हें अब इस तरह की जिंदगी दे रही है? मैंने एक हल्की सी मुस्कुराहट की कोशिश की और आराम से कहा, वो मुझसे बोर हो गई और मुझे छोड़ दिया। लेकिन मैं भी शुरू से उसके साथ सिर्फ पैसों के लिए था, तो मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ। मैं एक सेकंड के लिए रुका, फिर थोड़ी कड़वाहट के साथ कहा, 10,000 एक रात का, क्या सीईओ लू ट्राई करना चाहेंगी? उसका चेहरा तुरंत और ठंडा हो गया। इतने सस्ते? क्या तुम सच में पैसों के लिए इतने तड़प रहे हो? बिना सोचे उसने अपने असिस्टेंट से 1 लाख युआन लाने को कहा और फिर वो पैसे सीधे मुझ पर फेंक दिए। कैश के बंडल का एक नुकीला कोना मेरे गाल पर लग गया, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं हिला। उसने ठंडेपन से कहा, तो फिर ये एक मंथली डिस्काउंट होना चाहिए, सही ना? आज से तुम 1 महीने के लिए मेरे हो, और इस महीने के दौरान मैं तुम्हारे साथ धीरे धीरे खेलूंगी। इसके साथ वो ग्वांचन के साथ गाड़ी में बैठी और चली गई, और मैं धीरे से नीचे झुका, जमीन पर बिखरे हुए 1 लाख युआन उठाने लगा। फिर मैं खुद पर हंसने से नहीं रुक पाया। शायद मेरी किस्मत उतनी भी बुरी नहीं थी। सिर्फ एक दिन में मैंने अपनी कब्र के लिए काफी पैसे कमा लिए थे। उसके बाद मैं पैसों के साथ फ्यूनरल सेंटर वापस गया, और जब पेमेंट हो गई, मैंने रुआन के दिए एड्रेस के लिए टैक्सी ली। जब मैं स्प्रिंग माउंटेन लेक डिस्ट्रिक्ट पहुंचा, तो एक बटलर ने मुझे एक सर्वेंट की यूनिफॉर्म दी और कहा, तुरंत कपड़े बदलो। मिस लू ने कहा है, आज रात तुम उनके बेडरूम के बाहर पहरा दोगे। कपड़े बदलने के बाद मैं दूसरी फ्लोर के बेडरूम की तरफ चल दिया। लेकिन इससे पहले कि मैं दरवाजे तक पहुंच पाता, अंदर से हल्की आवाजें आने लगी। मेरा पूरा शरीर जम गया। वो आवाजें ऐसी थीं जैसे कोई अदृश्य तलवारें मेरे दिल पर बार बार वार कर रही हों। मेरे अंदर घबराहट बढ़ने लगी। मैं भागना चाहता था, बचना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि मैं हिल पाता, दरवाजा अचानक खुल गया। रुआन वहां एक नाइट गाउन में खड़ी थी। उसकी गर्दन पर हल्के निशान दिख रहे थे। उसकी तीखी नजर मुझ पर टिक गई जब उसने ठंडेपन से कहा, कैसा लग रहा है बाहर खड़े होकर दूसरों को ये सब करते हुए सुनना? मैं जानता था कि वो ये सब उस फेक अफेयर का बदला लेने के लिए कर रही थी, जो मैंने तब नाटक किया था। लेकिन मैं कोई कमजोरी नहीं दिखा सकता था, इसीलिए मैंने खुद को बोलने पर मजबूर किया, मिस्टर ग्वान थोड़े ज्यादा ही फोर्सफुल लगते हैं। क्योंकि आपने इतने पैसे खर्च किए हैं, मैं खुद उन्हें कुछ चीजें सिखाने के लिए तैयार हूं। उसने मेरी तरफ नफरत से देखा। तुम सच में बेशर्म हो। तुम पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हो, है ना? मैंने थोड़ा सा सिर हिलाया। बिल्कुल, पैसों के लिए कौन मुश्किल खड़ी करेगा? उसका चेहरा नफरत से मुरझा गया। तुम जैसे आदमी से मुझे घिन आती है। जानवर भी तुम्हें गंदा समझेंगे। मैं अभी उसकी बात का पूरा मतलब समझ भी नहीं पाया था कि उसने ठंडेपन से ऑर्डर दिया, इसे बैकयार्ड में ले जाओ, इसे साइबर के साथ बंद कर दो। तुरंत ही 2 सर्वेंट्स ने मुझे पकड़ा और पीछे के आंगन की तरफ घसीटने लगे, और जैसे ही मैंने उसे देखा, मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। साइबर एक बहुत बड़ा, खूंखार तिब्बतन मैस्टिफ कुत्ता था। उसके बड़े बड़े दांत रोशनी में चमक रहे थे, और उसे देखते ही मेरा खून जम गया। जब मैं ऑर्फनेज में एक बच्चा था, मुझे एक कुत्ते ने काट लिया था। तभी से कुत्ते मेरे सबसे बड़े डर बन गए थे। मैंने परेशानी में अपना सिर हिलाया। नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। मुझे जाने दो, मैं तुमसे भीख मांगता हूं, प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन रुआन की ठंडी आवाज पीछे से आई, लिन बे,
क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हो? अब क्यों डर रहे हो? मैंने अपने दांत भींच लिए। मैं पैसों के लिए कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन इस तरह की अजीब चीज के लिए तुम्हें और पैसे देने होंगे। जो तुमने दिया है वो काफी नहीं है। 1 लाख और जोड़ो। बिना सोचे उसने कहा, ठीक है, 1 लाख और जोड़ो। इसे अंदर बंद कर दो। इससे पहले कि मैं रोक पाता, उन्होंने मुझे पिंजरे में ढकेल दिया और लॉक कर दिया। इसी बीच जब ग्वानचन कपड़े बदलकर बाहर निकला, उसने बॉडीगार्ड्स को मुझे घसीटते हुए देखा, और उनके ठीक पीछे रुआन इस तरह भाग रही थी जैसे उसने अपना आपा खो दिया हो। इतनी हड़बड़ी में कि उसने ग्वानचन को जमीन पर धक्का दे दिया और उसे पता भी नहीं चला। उसकी नजरें मुझ पर टिक गईं, जो जलन और दुश्मनी से भरी थीं, और जब मैंने दोबारा अपनी आंखें खोलीं, मैंने खुद को एक नर्म बिस्तर पर लेटा हुआ पाया। मेरी पिंडली पर पट्टी बंधी हुई थी, और ग्वानचन मेरे पास खड़ा था। जैसे ही उसने देखा कि मैं जाग गया हूं, उसने एक ठंडी आवाज में पूछा, लिन, तुम वापस क्यों आए? जब रुआन का हार्ट फेलियर हुआ था, तुमने उसे छोड़ दिया था। तुमने उसे ब्राइडल स्वीट में अकेले छोड़ दिया। क्या तुम जानते भी हो कि वो लगभग मर गई थी? जब मैं वहां पहुंचा, वो अपने ही खून में लथपथ थी, और तब भी वो तुम्हारा नाम पुकार रही थी। उसकी आवाज और भारी हो गई। वो किस्मत वाली थी, क्योंकि जैसे ही मैं उसे हॉस्पिटल ले गया, डॉक्टर ने कहा कि उन्हें एक मैचिंग दिज मिल गया है। लेकिन हॉस्पिटल से निकलने के बाद जो सबसे पहला काम उसने किया वो तुम्हें ढूंढना था। उसने कहा कि वो बिल्कुल ठीक है, ताकि तुम उससे नफरत ना करो। उसने कहा कि वो बहुत मेहनत करेगी और तुम्हें सबसे बेहतरीन जिंदगी देगी। और तुम उसे छोड़कर चले गए और खुद मजे करने लगे। उसके शब्दों ने मुझे अंदर तक चीर दिया। क्या तुम जानते हो कि उस दिन एयरपोर्ट पर वो कितना रोई थी? मेरी आंखों के कोनों से चुपके से आंसू निकल आए, क्योंकि सच तो ये था कि इन 3 सालों में मेरा दर्द उसके दर्द से कम नहीं था। मैं एक लैब के अंदर बंद था, जहां मैंने कभी सूरज नहीं देखा, कभी बाहर कदम नहीं रखा। मेरा एक एक दिन अनगिनत दवाइयों और कभी ना खत्म होने वाले एक्सपेरिमेंट से भरा था। और फिर भी मैंने ये सब बिना किसी शिकायत के झेला, बस इसलिए ताकि वो जिंदा रह सके। मैं 3 साल तक रुआन के साथ रहा, और तभी जाकर वो आखिरकार मेरे दिल में आई। अब हमारी शादी होने वाली है, और तुम वापस आ गए बस उसे पैसों के लिए परेशान करने। गुआनचिन की बातें मुझे एक तलवार की तरह लगीं, और मैं कहना चाहता था, मैं उसे बताना चाहता था कि मैं पैसों के लिए वापस नहीं आया हूं। मैं इसलिए वापस आया हूं क्योंकि मैं मर रहा हूं, क्योंकि मैं सब कुछ खत्म होने से पहले बस रुआन को एक आखिरी बार देखना चाहता था। लेकिन आखिर में मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला, और इससे पहले कि मैं खुद को संभाल पाता, उसने अचानक मुझे पकड़ा और बिस्तर से नीचे फेंक दिया, फिर अपना ही सिर जोर से दीवार से मार दिया, जिससे तुरंत उसके माथे से ताजा खून बहने लगा। उस आवाज ने रुआन को तुरंत अंदर बुला लिया। वो घबराहट में भागती हुई आई, उसे पकड़ते हुए पूछी, यानचन, क्या तुम ठीक हो? और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, उसने कमजोरी से कहा, रुआन, लिम्बई ने मुझे धक्का दिया। मैं पूरी तरह जम गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मुझे फंसाने के लिए इस हद तक चला जाएगा। मैंने बोलने की, समझाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, रुआन ने मुझे जोर से लात मारी। उसकी आवाज गुस्से से भरी हुई थी। अगर यानचन को कुछ भी हुआ, तो मैं बदले में तुम्हारी जान ले लूंगी। और बस इस तरह उसने उसे उठाया और हॉस्पिटल की तरफ भागी। मुझे पीछे ऐसे छोड़ गई जैसे मैं कुछ था ही नहीं। मुझे पता भी नहीं चला कि कितना वक्त गुजर गया। जब बटलर कुछ लोगों के साथ अंदर आया, उन्होंने मुझे ऐसे पकड़ा जैसे मैं कोई माफी न देने लायक गुनहगार हूं, और मुझे हॉस्पिटल घसीट कर ले गए। जब मैं वहां पहुंचा, तो गुआनचन बिस्तर पर लेटा था, जिसके सर पर पट्टी बंधी थी। उसका चेहरा पीला था, और रुआन उसके पास खड़ी थी। उसकी आंखें चिंता से भरी थीं, लेकिन जैसे ही उसने मुझे देखा, वो चिंता गहरी नफरत में बदल गई। अपने घुटनों पर बैठो और यानसिन से माफी मांगो। इससे पहले कि मैं रोक पाता, उन्होंने मुझे घुटनों के बल नीचे गिरा दिया। मेरा शरीर सुन्न हो चुका था। मेरे पास अब लड़ने की ताकत भी नहीं बची थी। मैंने बेजान आंखों से उसकी तरफ देखा और धीरे से पूछा, अगर मैं माफी मांग लूं, तो क्या तुम मुझे जाने दोगी? क्योंकि मैं सच में पूरी तरह थक चुका था। मेरा शरीर टूट रहा था, मेरी आत्मा चूर हो चुकी थी। मैं बस किसी शांत जगह जाना चाहता था और आराम से अपने अंत का इंतजार करना चाहता था। मुझे जाने दो। जैसे ही वो शब्द मेरे मुंह से निकले, रुआन के अंदर कुछ अचानक से खिंच गया, लेकिन इसे दिखाने के बजाय उसने सिरहाने से पानी का ग्लास उठाया और सीधे मेरे चेहरे पर फेंक दिया। तुम्हें मुझसे सौदा करने का कोई हक नहीं है, लिम्बे। तुम मेरे कर्जदार हो, और इस जिंदगी में तुम इसे कभी नहीं चुका सकते। मैंने एक हल्की कड़वी सांस ली और कहा, तुम सच में लोगों के लिए आगे बढ़ना मुश्किल कर रही हो।
कपल्स मिलते और अलग होते रहते हैं। वो बात एक कर्ज में कैसे बदल गई जो मैं तुम्हां देना लगता हूं? उसकी आंखें और ठंडी हो गईं। तुम्हारे पास तो दिल ही नहीं है। इसे पकड़ो और इसका सिर झुकाकर माफी मंगवाओ। तुरंत ही किसी ने मेरा सर पकड़ा और उसे जोर से फ्लोर पर मारा। 1 बार, 2 बार, 3 बार। मेरा माथा सूज गया, लाल हो गया और फिर फट गया, जिससे खून बहने लगा। लेकिन वो तब तक नहीं रुके जब तक कि आखिरकार गुआनचन ने नहीं कहा, रुआन, मैं आप ठीक हूं, इसे जाने दो। इसने तुम्हें बुरी नीयत से चोट पहुंचाई है। तुम्हें इस पर रहम दिखाने की जरूरत नहीं है। उसने ठंडेपन से जवाब दिया, मैं इस पर रहम नहीं दिखा रही हूं। मैं बस चाहती हूं कि तुम इस बात को छोड़ दो रुआन। 3 साल हो गए हैं, तुम्हें इसे जाने देना चाहिए। उसने प्यार से कहा, लेकिन उसने बस ताना मारा, जो सोचना है सोचो। मैंने उससे बहुत पहले ही प्यार करना छोड़ दिया था। अब मैं बस इस पत्थर दिल आदमी से बदला लेना चाहती हूं। उसने पूछा, सच में? और उसने मजबूती से जवाब दिया, बिल्कुल, मैं वादा करती हूं, हमारी शादी से पहले मैं इसे हमारी दुनिया से पूरी तरह गायब कर दूंगी। ये सुनकर उसने आखिरकार सिर हिला दिया और तब रुआन ने मेरे खून से लथपथ माथे पर एक नजर डाली और ठंडेपन से कहा, डॉक्टर को बुलाओ और इसका इलाज करो। जल्द ही डॉक्टर लू को कमरे में लाया गया और जैसे ही उसने मुझे जमीन पर लेटा हुआ देखा, उसके चेहरे का रंग हैरानी से बदल गया। मिस्टर लिन, आप? रुआन ने भवे से कोड़ ली। तुम इसे जानते हो? मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि डॉक्टर लू वही थे जो हार्ट ट्रांसप्लांट का सच जानते थे। उन्होंने ही मुझे तब वार्निंग दी थी, मुझे बताया था कि शियाजी दवाइयों के पीछे पागल एक सन की आदमी है। उसने अपने ही बेटे को एक वेजिटेबल बना दिया है। अगर तुम उसके टेस्ट सब्जेक्ट बनोगे तो तुम बेसिकली अपनी जान की बाजी लगा रहे हो। लेकिन तब भी मेरा फैसला पहले ही हो चुका था। चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मुझे रुआन को बचाना था। और अब अगर उसने गुजरे हुए वक्त के बारे में एक भी सवाल पूछा तो सब कुछ बिखर जाएगा। इसलिए मैंने पहले बोल दिया, एक आम सा टोन बनाते हुए। तब मिस निंगबिंग और मैं बस ऐसे ही घूम रहे थे और अचानक रात को हॉस्पिटल पहुंच गए। वो एक इमरजेंसी केस था। डॉक्टर लू ने इसे हैंडल किया था। रुआन ने नफरत से मेरी तरफ देखा। लिम्बई, तुम सच में बेशर्म हो। इस पूरे कमरे को और इसे भी डिसइंफेक्ट करो। ऑर्डर देने के बाद वो गुआनचन के साथ चली गई। जैसे ही वो गए, मैंने डॉक्टर लू की आस्तीन पकड़ी और भीख मांगी, डॉक्टर लू, प्लीज रुआन को उस वक्त का सच मत बताना। उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी आवाज भारी थी। तुमने उसे बचाने के लिए 3 साल तक उस लैब में खुद को बर्बाद कर दिया। अब तुम मर रहे हो और वो अभी भी तुम्हें गलत समझ रही है। क्या ये सच में इसके लायक है? मैंने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और धीरे से कहा, हाँ, है, वो इसके लायक है। जल्द ही प्रोटेक्टिव सूट्स पहने कई नर्सें अंदर आईं और उन्होंने पूरे कमरे में डिसइंफेक्टेंट स्प्रे कर दिया और मुझ पर भी। उसकी तीखी बू ने मेरी नाक को जलाया। मेरी आंखों में पानी आ गया और सांस लेना मुश्किल हो गया। डॉक्टर लू ने एक गहरी सांस ली, मुझे एक टिश्यू दिया और ध्यान से मेरे माथे के जख्म को साफ करके उस पर पट्टी बांध दी। और आने वाले दिनों में रुआन ने मेरे साथ कोई बहुत ज्यादा एक्सट्रीम चीज नहीं की, बल्कि वो मेरे साथ बिल्कुल एक सर्वेंट की तरह बिहेव करती थी और धीरे धीरे मुझे खामोशी से तड़पाती थी। वो मुझे पानी का एक टब लाने को कहती ताकि वो अपने पैर धो सके और फिर खुद ही उसे लात मारकर गिरा देती और मुझे घुटनों के बल बैठकर फ्लोर साफ करने पर मजबूर करती। जो खाना मैंने इतनी मेहनत से पकाया था, वो उसे कुत्ते के सामने फेंक देती और ठंडेपन से कहती, तुम जैसे गंदे आदमी का बना हुआ खाना सिर्फ जानवरों के लायक है। वो गुआनचन को लग्जरी स्टोर्स में ले जाती, लाखों नहीं करोड़ों खर्च करती, बिना सोचे समझे एक डिजाइनर शॉप की हर एक घड़ी खरीद लेती और फिर वो मुझे उनमें से एक एक घड़ी को अपने हाथों से बिलाता पठाकर लाने पर मजबूर करती। और दिन ब दिन बिना आराम के यहां से वहां दौड़ते दौड़ते आखिरकार मेरा शरीर ने जवाब दे दिया और मैं वही सड़क पर गिर पड़ा। और जब मैं दोबारा हॉस्पिटल में जागा तो डॉक्टर लू ने मुझे बताया कि मैंने इन पिछले कुछ दिनों में अपने शरीर को उसकी हद से बहुत ज्यादा थका दिया है, कि अब ये और नहीं झेल सकता और ज्यादा से ज्यादा मेरी जिंदगी का बस 1 हफ्ता बचा है। और अजीब बात है, ये सुनकर मुझे डर नहीं लगा, मुझे सुकून मिला, क्योंकि आखिरकार मुझे इस अधमरे शरीर को और नहीं खींचना पड़ेगा और मुझे उन जज्बातों के साथ और नहीं जीना पड़ेगा जो मैंने अपने दिल में रुआन के लिए गहराई में दफन कर रखे थे। लेकिन मरने से पहले मुझे बस एक आखिरी काम करना है। और तभी मेरे फोन की घंटी बजी। वो वही थी। लिम्बई, तुम बस एनीमिया की वजह से बेहोश हुए हो। तुम्हारा हॉस्पिटल में कब तक लेटे रहने का प्लान है? तुरंत रोमन स्टाइल ब्राइडल शॉप पर पहुंचो और यानचिन के कपड़े बदलने में मदद करो। मैंने खुद को बिस्तर से उठाया और वहां के लिए निकल पड़ा। मेरा चेहरा पहचान में न आने लायक पीला पड़ चुका था, इसलिए मैंने एक नर्स से हल्का सा मेकअप करने को भी कहा ताकि ये छुप सके।
और जैसे ही मैं पहुंचा, रुआन और गुआनचिन अपने वेडिंग ड्रेस और सूट में फिटिंग रूम से बाहर आ चुके थे। वो ड्रेस, वो एक सॉफ्ट लैवेंडर रंग की थी, जिसने उसकी खूबसूरती को और ज्यादा चमका दिया था। पास खड़ी एक शॉप असिस्टेंट ने तारीफ की, ये वेडिंग ड्रेस सच में कमाल की है। मैंने सुना है मिस लू ने इसे खुद डिजाइन किया है। एक और ने जोड़ा, हाँ, और मैंने सुना है इस पर जो लैवेंडर है वो पूरी तरह से प्रोवांस से कॉपी किया गया है। और उस पल मैं पूरी तरह जम गया। मेरी आंखें जलने लगीं, क्योंकि आंसू अपने आप जमा होने लगे थे, क्योंकि वो ड्रेस मैंने ही उसके लिए डिजाइन की थी और उसने इसे सच में बनवाया था। लेकिन जो शख्स इसे पहनकर शादी कर रहा था, वो अब मैं नहीं था। रुआन ने ध्यान से गुआनचन के बाल ठीक किए, फिर मेरी तरफ देखने के लिए मुड़ी, और उसकी आंखों में जो भी नरमी आई थी वो तुरंत गायब हो गई। इतना गुलाबी चेहरा, और तुम कहते हो तुम्हें एनीमिया है। बिल्कुल जैसा मैंने सोचा था। तुमने डॉक्टर के साथ मिलकर नाटक किया है। मैंने एक हल्की सी मुस्कुराहट की कोशिश की और कहा, आप ठीक कह रही हैं। मैं बस मौके का फायदा उठाकर कुछ दिन आराम करना चाहता था। उसका चेहरा ठंडा हो गया। लिम्बई, मैंने तुम्हें 1 महीने के लिए 1 लाख युआन दिए हैं, तुम्हारे आराम करने के लिए नहीं। जाओ और गुआनचन के जूते लेकर आओ। मैं आगे बढ़ा, शेल्फ से एक तीखे लेदर के जूते का जोड़ा उठाया और उन्हें गुआनचन के पैरों के पास रख दिया। उसने अपना पैर उठाया और जैसे ही उसने जूते पहने, उसने जानबूझकर मेरे हाथ पर जोर से पैर रख दिया। दर्द मेरे अंदर तक दौड़ गया और मैं खुद को चिल्ला उठने से नहीं रोक पाया। उसने आराम से कहा, सॉरी, मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा था, नीचे साफ नहीं दिख रहा था। रुआन ने तुरंत कहा, वो बस एक सर्वेंट है, जो हुआ सो हुआ, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। शी स्टेप्ड फॉरवर्ड और उसने गुआनचन का हाथ पकड़ लिया, और उसकी आंखों में उसके लिए जो प्यार था वो साफ दिख रहा था। जबकि यान युन ने भी समझदारी से आगे बढ़कर रुआन की ड्रेस को ठीक किया, मुझे ऐसे एक तरफ धकेल दिया जैसे मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता था। और उसके बाद मैं चुपचाप मुड़ा और एक भारी दिल के साथ जाने लगा। लेकिन मैंने बस कुछ ही कदम बढ़ाए थे कि पीछे से किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। वो रुआन थी। उसने मुझे पास के एक लाउंज में घसीटा, मेरा रास्ता रोकते हुए ठंडेपन से कहा, लिम्बेई, अगर तुमने तब मुझे धोखा ना दिया होता तो यहाँ जो कुछ भी है वो सब तुम्हारा होता। तुम्हें अब जरूर पछतावा हो रहा होगा, है ना? मैंने उसकी तरफ देखा और मेरे दिल के अंदर एक कड़वा सच गूंजा, पछतावा। अगर मैंने टेस्ट सब्जेक्ट बनने की हाँ ना की होती तो मैंने 3 साल अंधेरे में ना गुजारे होते और मैं इस वक्त मौत की कगार पर ना खड़ा होता। पर उसे जिंदा देखकर, अपने बिल्कुल सामने खड़ा पाकर मेरी सारी तकलीफों की कीमत वसूल हो गई थी। इसलिए मैंने बिल्कुल शांति से कहा, नहीं, मुझे किसी बात का अफसोस नहीं है। उसने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, तुमने उस वक्त पैसे के लिए मुझे छोड़ दिया था, और आज जब मेरे पास पैसा और ताकत दोनों हैं तो तुम्हें अफसोस क्यों नहीं हो रहा? मैंने आराम से जवाब दिया, मैंने जो भी किया मुझे उसका कभी अफसोस नहीं हुआ। फिर मैंने वो कार्ड निकाला और कहा, इसमें अभी भी 64,000 बचे हैं, इसे वापस ले लो। आज से मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूं रुआन, हमारा रिश्ता खत्म। जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो मैंने कार्ड उसके हाथ में थमा दिया और वहां से जाने के लिए मुड़ गया, क्योंकि मैं डर गया था। अगर मैं 1 सेकंड भी और रुकता तो अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाता। फिर जैसे ही मेरा हाथ दरवाजे के हैंडल पर पहुंचा, वो पीछे से तेजी से आगे बढ़ी। उसने मेरी कमर पकड़ी और मुझे दीवार से सटा दिया। गुस्से से उसकी आवाज कांप रही थी, लिम्बे, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अभी भी 3 साल पहले वाली भोली भाली रुआन हूं? तुम्हें क्या लगता है तुम जब चाहे छोड़कर जा सकते हो? तुम मुझे फिर से अकेला छोड़ना चाहते हो? ऐसा सपने में भी मत सोचना। और ठीक उसी वक्त दरवाजा झटके से खुला। ग्वानचिन वहां दुल्हे के कपड़ों में खड़ा था। उसकी आंखें सदमे से फटी की फटी रह गई थी, जैसे वो हमें देखकर वहीं जम गया हो। होश उड़ते ही मैं तुरंत संभल गया। रुआन ने मुझे छोड़ दिया। मैंने उसकी तरफ देखा, मेरी आंखों में शर्मिंदगी साफ दिख रही थी। यानचिन, मैं पर इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी करता, वो कुछ कदम पीछे हटा, मुड़ा और दौड़ गया, और रुआन तुरंत उसके पीछे भागी। और उस पल ऐसा लगा जैसे मेरे जिस्म की सारी जान निकल गई हो। मैं दीवार के सहारे नीचे फिसलता चला गया और फर्श पर बैठ गया। मैंने अपने हाथों से अपना चेहरा छिपा लिया, पर फिर भी आंसू मेरी उंगलियों के बीच से बह निकले, क्योंकि मैं महसूस कर सकता था रुआन आज भी मुझसे प्यार करती थी, पर मैं अब उसे बदले में प्यार नहीं दे सकता था। मैं अब मरने वाला हूं। क्यों? तुम हम दोनों को ऐसी सजा क्यों दे रहे हो? मैंने धीरे से अपने आप से कहा। और ठीक उसी वक्त जैसे ही ग्वानचिन शॉप से बाहर भागा, एक गाड़ी तेजी से उसकी तरफ आई। जैसे ही गाड़ी उसकी तरफ तेजी से बढ़ी, रुआन ने तुरंत रिएक्ट किया और ग्वानचिन को पीछे खींचकर आखिरी मौके पर उसकी जान बचा ली। पर राहत महसूस करने के बजाय उसने दर्द भरी आंखों से रुआन की तरफ देखा और पूछा, तुमने मुझे क्यों बचाया? तुम्हें मुझे मरने देना चाहिए था, ताकि मैं बिना किसी पश्चाताप के लिम्बेई के साथ रह सकूं। उसने बोलने की कोशिश की, यानचिन, मेरी बात सुनो, पर उसने उसे बीच में ही टोक दिया। मैं नहीं सुनूंगा, मैं कुछ नहीं सुनूंगा।
कांपती आवाज में रुआन ने कहा, यानचिन, मैं सच में तुमसे शादी करने वाली थी, पर जैसे ही लिम्बेई दोबारा मेरे सामने आया, मेरा दिल मेरे बस में नहीं रहा। मुझे उससे नफरत है, पर मैं उसे कहीं ज्यादा प्यार करती हूँ, और अगर मैं इस वक्त तुमसे शादी करूंगी तो ये तुम्हारे साथ नाइंसाफी होगी। ग्वानचिन ने अपनी मुट्ठियां वर्क बेंच पर कस ली। रुआन, मुझे कोई इंसाफ नहीं चाहिए, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। लिम्बेई तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं है। जब तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो वो तुम्हें छोड़कर चला गया। मैं था जो हमेशा तुम्हारे साथ था। तुम मुझे थोड़ा सा भी क्यों नहीं देख सकती? मैंने तुमसे 5 साल तक प्यार किया है। उसकी आंखें दर्द से नम हो गईं और उसने धीरे से कहा, पर मैंने लिम्बेई से 18 साल तक प्यार किया है, तब से जब मैं सिर्फ 7 साल की थी। जब मैं पहली बार उससे अनाथाश्रम में मिली थी, मैं रात को छुप छुप कर रो रही थी और उसने मुझे एक टॉफी दी थी, सिर्फ एक टॉफी, और उस दिन से उसकी तस्वीर मेरे दिल में बस गई। चाहे उसने मुझे छोड़ दिया हो, पर मैं उसे कभी भूल नहीं पाई। यान, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं। उसने मायूसी से अपना सिर हिलाया। रुआन, होश में आओ। लिम्बेई तुम्हें बिल्कुल प्यार नहीं करता, वो सिर्फ तुम्हारे पैसे के पीछे है। उसने बिना झिझक के जवाब दिया। अगर ऐसा है भी तो भी मैं उसे अपना लूंगी। और इसके साथ ही वो ग्वानचिन को वापस ब्राइडल शॉप में ले आई, और जैसे ही वो मुझे सब कुछ सच सच बताने वाली थी, मैं पहले ही बोल पड़ा और उसे कुछ कहने से रोक दिया। बिंगबिंग और मेरी लड़ाई हो गई थी, इसलिए मैं तुम्हारे पास वापस आया था, पर अभी उसका फोन आया था। वो सब ठीक करना चाहती है। उसने अमेरिका वापस जाने की मेरी टिकट भी बुक कर दी है। मैंने वापस जाने का फैसला कर लिया है। मैं मिस्टर ग्वान के साथ तुम्हारी शादी में नहीं आ पाऊंगा, इसीलिए मैं तुम्हें पहले ही बधाई दे देता हूं। उम्मीद है कि तुम्हारा एक प्यारा सा बेटा हो और तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी खुशहाल रहे। उसकी आंखें कांप उठीं और उसने पूछा, लिम्बेई, इतने सालों के बाद मैं तुम्हारे लिए क्या थी? मैंने उसकी तरफ देखा और खुद को वो सबसे कड़वा सच बोलने पर मजबूर किया जो वो सुन सकती थी। रुआन, क्या तुम सच में सब कुछ इतना साफ साफ सुनना चाहती हो? तुम तो बस एक स्पेयर टायर थी। जब बिंगबिंग और मेरा ब्रेकअप हुआ तो मैं तुम्हारे पास सहारा लेने वापस आया था। अब जब वो वापस आ गई है तो मुझे उसे चुनना होगा जिसे मैं सच में पसंद करता हूं। रुआन, तुम बुरी नहीं हो, बस थोड़ी ज्यादा ओल्ड फैशन्ड हो। मुझे बिंगबिंग जैसी लड़कियां पसंद है, वो मुझे खुश रखती है। गुस्से और दर्द से उसका चेहरा सफेद पड़ गया। लिम्बेई, तुम सच में बेहया हो। मैंने एक खोखली हंसी हंसते हुए कहा, हाँ मैं हूं। तुम्हें ये बात 3 साल पहले ही समझ जानी चाहिए थी। और मैं जाने के लिए मुड़ा, पर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर मेरा रास्ता रोक दिया। उसकी आवाज ठंडी और आखिरी थी। लिम्बेई, मुझे वो ब्रेसलेट वापस करो। आज के बाद मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती। मैं रुका। धीरे से वो ब्रेसलेट उतारा जिसे मैंने बड़े प्यार से ठीक किया था, और उसे थमा दिया, पर उसने बिना सोचे समझे उसे फिर से तोड़ दिया ताकि वो कभी दोबारा ठीक ना हो सके। और उस पल ऐसा लगा जैसे उसके साथ मेरा अपना दिल भी बिखर गया हो। मैंने धीरे से पूछा, क्या मैं अब जा सकता हूं? उसने रूखेपन से कहा, मुझे भी तुम्हें कुछ वापस करना है। उसे लेकर जाना। तुम जियो या मरो, अब मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं होगा। मैंने धीरे से सिर हिलाया। मैं यही तो सुनना चाहता था। अब मैं बस यही चाहता हूं कि मेरे मरने के बाद तुम एक सेहतमंद, खुशहाल और सुकून भरी जिंदगी जियो। वो ग्वानचिन की तरफ मुड़ी और बोली, यान, मेरा यहां इंतजार करना, मैं जल्दी वापस आऊंगी, और जब मैं लौटूंगी तो मेरे दिल में सिर्फ तुम होगे और मैं सिर्फ तुमसे प्यार करूंगी। उसने सिर हिलाया। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। फिर वो मुझे जिंक सिटी की सबसे बड़ी टॉफी की दुकान पर ले गई और स्टाफ से कहा, इस दुकान की सारी टॉफियां मुझे दे दो। स्टाफ ने झिझकते हुए पूछा, मैडम, सारी की सारी? उसने मजबूती से जवाब दिया, हाँ सारी। और थोड़ी ही देर में टॉफी से भरे एक के बाद एक कई बैग बाहर लाए गए और हमारे सामने ढेर कर दिए गए। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, लिम्बेई, तुमने मुझे एक बार एक टॉफी दी थी और उसने मेरे प्यार को तुमसे बांध दिया था। अब मैं उसे 1000 गुना करके वापस कर रही हूं ताकि मैं उस प्यार को हमेशा के लिए खत्म कर सकूं। मैंने एक सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद की और धीरे से कहा, ठीक है रुआन, आज से हमारा हिसाब किताब बराबर। उसने जवाब दिया, हाँ, अब हमारे बीच कुछ बाकी नहीं रहा। और मेरी तरफ एक बार भी न देखते हुए वो मुड़ी और चली गई, और मैं वहीं खड़ा उसे तब तक देखता रहा जब तक कि उसकी परछाई भी भीड़ में गायब नहीं हो गई। सिर्फ तभी मैं धीरे से नीचे झुका, जमीन से टॉफियां उठाईं और उन्हें एक एक करके अपने मुंह में डालना शुरू कर दिया। मैं तब तक खाता रहा जब तक कि मेरी हालत खराब नहीं हो गई और मुझे उल्टी आ गई। फिर मैं जमीन पर गिर गया और फूट फूट कर रोने लगा। अपने आंसुओं के जरिए अपना सारा दर्द, गुस्सा और छुपा हुआ प्यार बाहर निकालने लगा। और जब मैं आखिरकार शांत हो गया तो मैंने स्टाफ से कहा कि सारी टॉफी पैक करके जिंक सिटी के अनाथ आश्रम के बच्चों को भेज दें। अगले दिन मैंने प्लेन की टिकट खरीदी और उस जगह के लिए निकल पड़ा जहां मैंने आखिरी वक्त का सब इंतजाम पहले से कर रखा था, प्रोविंस। अंतिम संस्कार के लिए क्रिमेशन को चुना था ताकि मेरी मौत के बाद मेरी राख को वहां के लैवेंडर के खेतों में बिखेर दिया जाए। और जैसे ही मैं प्लेन में बैठने वाला था, एक बड़ी स्क्रीन पर एक कार एक्सीडेंट की खबर फ्लैश हुई। जैसे ही मैंने उस पूरी तरह से तबाहशुदा कार को देखा, मेरी धड़कन रुक गई। वो रुआन की कार थी। मेरा दिमाग सुन्न हो गया और बिना कुछ सोचे सीधा हॉस्पिटल की तरफ भागा। रास्ते में उसे बार बार फोन करता रहा,
पर किसी ने जवाब नहीं दिया और मैं बस अपने दिल में शिद्दत से दुआ ही कर सकता था, भगवान बस वो सही सलामत हो। उसके लिए मैं अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार था। और जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा, मैंने डॉक्टर लू को गंभीर चेहरे के साथ ग्वानचिन से बात करते हुए देखा। इमरजेंसी ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट अब खतरे से बाहर हैं, पर उनकी आंखों को बहुत गहरी चोट आई है। उनकी कॉर्नियाज पूरी तरह से डैमेज हो गई हैं। जब वो होश में आएंगी तो वो देख नहीं पाएंगी। मेरा दिल बैठ गया। ग्वानचिन घबरा गया। डॉक्टर, आपको इसे ठीक करना होगा। उनकी आंखें उनके लिए सब कुछ हैं, वो अंधी नहीं हो सकती। डॉक्टर लू ने जवाब दिया, इसका सिर्फ एक ही तरीका है, कॉर्निया ट्रांसप्लांट, पर इस वक्त कोई डोनर अवेलेबल नहीं है। इससे पहले कि कोई कुछ और बोले, मैं आगे बढ़ा और मजबूती से कहा, मैं डोनेट करूंगा। मैं अपनी आंखें देने के लिए तैयार हूं। प्लीज सर्जरी तुरंत शुरू कीजिए। डॉक्टर लू ने अपनी आबरू से कोड़ी, मिस्टर लिन, आप जानते हैं ना कि किसी जिंदा इंसान से कॉर्नियाज नहीं ली जा सकती। मैंने सीधे उनकी तरफ देखा और धीरे से कहा, मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। अगर मैं उसे दोबारा रोशनी नहीं दे सकता तो मेरे जीने का क्या फायदा। उन्होंने अपना सिर हिलाया। चाहे आप आखिरी सांसें ही क्यों ना ले रहे हों, इस हॉस्पिटल में ऐसा कोई नियम नहीं है जो किसी जिंदा इंसान से कॉर्नियाज निकालने की इजाजत दे। ये कानून और एथिक्स दोनों के खिलाफ है। मैंने गहरी सांस ली और कहा, अगर आपको मेरी आंखें बंद होने का इंतजार करना है तो मैं अभी और यहीं उन्हें हमेशा के लिए बंद कर लेता हूं। काफी बहस के बाद मैंने आखिरकार एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वेवर साइन कर दिया और हॉस्पिटल सर्जरी के लिए राजी हो गया। और बहुत समय बाद मैंने सुकून महसूस किया। मैं ग्वानचिन की तरफ मुड़ा और कहा, प्लीज रुआन को मत बताना कि मैंने उसे अपनी कॉर्नियाज दी हैं। वो हैरानी से मुझे तकता रहा। ये सब क्या है? तुम क्यों मर रहे हो? क्या तुमने सच में उस वक्त पैसे के लिए रुआन को धोखा दिया था? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने बस धीरे से कहा, मिस्टर गुआन, अब से प्लीज रुआन का ख्याल रखना। और पीछे मुड़े बिना मैं ऑपरेटिंग रूम के अंदर चला गया, जहां वो और मैं दो अलग अलग बेड्स पर बराबर में लेटे हुए थे। मैंने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसका हाथ पकड़ लिया। हमारी उंगलियां एक दूसरे में उलझ गईं और पहली बार मैंने उस नाम को धीरे से पुकारा जिसे मैंने हमेशा अपने दिल में छुपा कर रखा था। डार्लिंग, मैं बहुत खुश हूं कि मरने से पहले मैं तुम्हारे लिए ये आखिरी काम कर सका। डार्लिंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। जैसे ही एनेस्थीसिया मेरे जिस्म में फैलने लगा, मेरी आंखों के सामने धुंधलापन छा गया। मेरी पलकें भारी होने लगीं और आखिरकार मेरी उंगलियां ढीली पड़ गईं और बिल्कुल शांत हो गईं। और उस पल ऐसा लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। जबकि रुआन को अपने दिमाग में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बहुत लंबे ख्वाब में फंसी हुई हो। एक ऐसा ख्वाब जहां हम अनाथ आश्रम में पहली बार मिले थे, जहां हमने पहली बार एक दूसरे का हाथ पकड़ा था, पहली बार किस किया था, फिर मेरा वो धोखा, वो झूठा अफेयर, और आखिर में टॉफी की दुकान का वो पल जब हमने फैसला किया था कि अब हमारे बीच कुछ बाकी नहीं रहा। और ठीक उसी वक्त एक दूर से आती आवाज गूंजी, कॉर्निया ट्रांसप्लांट की सर्जरी कामयाब रही। डोनर लिन बे अब इस दुनिया में नहीं रहे। इसके तुरंत बाद मेरे जिस्म को एक सफेद चादर से ढक दिया गया और ऑपरेटिंग रूम से बाहर ले जाया गया। ग्वानचिन सदमे में तेजी से आगे बढ़ा। वो कैसा है? डॉक्टर लू ने भारी आवाज में जवाब दिया। सर्जरी के दौरान मिस्टर लिन का हार्ट फेल होने की वजह से वो शॉक में चले गए और उनका इंतकाल हो गया। ग्वान वहीं सुन खड़ा रह गया। उसे अपनी कानों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि अभी अभी तो उसे समझ आना शुरू हुआ था कि मेरे उस धोखे के पीछे कोई छुपा हुआ सच था, और अब मैं उसके देखते ही देखते जा चुका था। ठीक उसी वक्त फ्यूनरल होम के लोग वहां पहुंचे। उनके हाथ में वो पावर ऑफ अटॉर्नी थी जिस पर मैंने जिंदा रहते हुए साइन किए थे। 10 दिन पहले मिस्टर लिन ने अपने अंतिम संस्कार का इंतजाम पहले से कर दिया था। प्लीज उनका जिस्म हमारे हवाले कर दीजिए। ग्वानचिन आंखें फाड़े देखता रहा। क्या मतलब उन्होंने 10 दिन पहले ही अपने अंतिम संस्कार का इंतजाम कर दिया भाई? उन्होंने सिर हिलाया। हाँ, अग्रीमेंट के मुताबिक अब हम उनका क्रिमेशन और आगे की रस्में पूरी करेंगे। और इस तरह वो मेरे जिस्म को लेकर चले गए। ग्वानचिन उन्हें रोकना चाहता था, पर ठीक उसी पल दूसरी तरफ से रुआन को ऑपरेटिंग रूम से बाहर लाया जा रहा था और उसके पास आईसीयू तक उसके पीछे जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। 2 घंटे बाद जब उसका एनेस्थीसिया उतरा तो उसने ग्वानचिन को अपने पास बैठे देखा, पर उसके दिल की गहराई में छिपी मायूसी साफ झलक रही थी, क्योंकि उसके ख्वाब में मैं था, पर जब उसने आंखें खोली तो मैं वहां नहीं था। उसने प्यार से कहा, रुआन, अब तुम्हें होश में आ जाना चाहिए। वो बेहिस इंसान अब तक अमेरिका की फ्लाइट में बैठ चुका होगा, बिंगबिंग के पास वापस लौट गया होगा। उसने ग्वानचिन की तरफ देखा और धीरे से बोली, यानचिन, मैंने तुम्हें परेशान किया। वो हल्का सा मुस्कुराया। बस तुम ठीक हो, मेरे लिए इतना ही काफी है। ठीक उसी वक्त डॉक्टर राउंड्स पर आए और उन्होंने रुआन का चेकअप किया। आपकी आंखों की रोशनी बिल्कुल ठीक है। कॉर्निया ट्रांसप्लांट के बाद बॉडी में रिजेक्शन का कोई साइन नहीं है। वो दंग रह गई। डॉक्टर,
क्या आपने कॉर्निया ट्रांसप्लांट कहा? अचानक सर्जरी के दौरान जो आवाजें उसके कानों में पड़ी थीं, उनके टुकड़े उसके दिमाग में तैरने लगे। उसे लगा था कि वो सिर्फ एक ख्वाब था, पर अब वो सच महसूस हो रहा था। डॉक्टर ने बताया, हाँ, एक्सीडेंट में आपकी आंखें बहुत बुरी तरह डैमेज हो गई थी। अगर ट्रांसप्लांट नहीं होता तो आप हमेशा के लिए अंधी हो जाती। उसने घबरा कर पूछा, पर मुझे अपनी आंखें किसने दी? डॉक्टर ने अपना सिर हिलाया। रूल्स के मुताबिक हम डोनर की आइडेंटिटी नहीं बता सकते। उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं। अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं खुद पता लगा लूंगी। पर इससे पहले कि वो कुछ करती, ग्वानचिन बोल पड़ा, मुझे पता है, वो एक औरत थी जिनकी हार्ट अटैक से मौत हुई थी। हॉस्पिटल वाले अपने रूल्स की वजह से डोनर की डिटेल्स नहीं बता सकते, पर मैंने ऑपरेशन के दौरान उन्हें देखा था। मैंने अपने असिस्टेंट से कहकर उनके परिवार को कॉम्पनसेशन भिजवा दिया है। वो कुछ देर के लिए खामोश हो गई, फिर धीरे से बोली, यान, क्या तुम जानते हो, सर्जरी के दौरान मैंने एक बहुत लंबा ख्वाब देखा था, और उस ख्वाब में हर जगह सिर्फ लिन बे था। मैंने यहां तक ख्वाब देखा कि उसने मुझे अपनी आंखें दे दी। कितनी पागल हूं ना मैं। ग्वानचिन ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। रुआन, क्या लिन बे को भूल जाओ। उन यादों को एक खूबसूरत पर दर्दनाक ख्वाब समझकर छोड़ दो। अब तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद की और कहा, लिन बे, आज के बाद मैं तुम्हें अपनी यादों से हमेशा के लिए मिटा दूंगी। और एक हफ्ते बाद उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया और वो ग्वानचिन के साथ अपनी शादी की तैयारियों में लग गई। इंटरनेट पर हर जगह इस शादी की खबरें छाई हुई थी। पर जैसे जैसे शादी का दिन करीब आ रहा था, रुआन का दिल और भारी होता जा रहा था। बार बार उसके दिमाग में ये ख्याल आता कि वो इस शादी से भाग जाए और अमेरिका जाकर मुझे ढूंढे। पर हर बार वो इस ख्याल को जबरदस्ती दबा देती। खुद से कहती कि यान चिन ने उसकी जान बचाई है। उसके सबसे मुश्किल दौर में वही उसके साथ खड़ा था और वो उसके साथ ऐसा धोखा नहीं कर सकती थी। मगर धीरे धीरे वो शराब का सहारा लेने लगी, क्योंकि सिर्फ नशे में ही उसके दिल का दर्द थोड़ा कम होता था। और एक रात नशे की धुंध में उसने ग्वानचिन को कसकर गले लगा लिया और फूट फूट कर रोते हुए कहने लगी, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, फिर तुम मेरे साथ इतने जालिम क्यों हो गए? मैं तुम्हारा उस वक्त मुझे छोड़कर जाना माफ कर सकती हूँ। मैं अमेरिका में तुम्हारे और बिंगबिंग के बीच जो कुछ भी हुआ उसे भी भूल सकती हूँ। लिन बे, बस मेरे पास वापस आ जाओ। तुमने जो वेडिंग ड्रेस डिजाइन की थी, मैंने उसे बनवा लिया है। उस दिन तुमने उसे देखा था ना? क्या ये बिल्कुल वैसी ही है जैसा तुमने सोचा था? जब मैं इसे डिजाइन कर रही थी तो न जाने कितनी बार मैंने सोचा था कि मैं इसे पहनकर तुमसे शादी कर रही हूँ। लिन बे, अब मेरे पास पैसा है, मैं तुम्हारे सारे सपने पूरे कर सकती हूँ। फिर तुमने बिंगबिंग को क्यों चुना, मुझे क्यों नहीं? क्यों क्यों? वो ग्वानचिन का हाथ पकड़कर गिड़गिड़ाती रही, उन सवालों के जवाब मांगती रही जो मैं अब कभी नहीं दे सकता था। और उस पल ग्वानचिन का दिल भी शांत नहीं था, क्योंकि वो हमेशा से जानता था कि रुआन मुझसे कितना गहरा प्यार करती थी। चाहे वो दिन में इसे कितना भी छिपाने की कोशिश करे, उसके दिल से मैं एक सेकंड के लिए भी नहीं निकला था। उसे घर पर छोड़कर ग्वानचिन विला से बाहर आया। उसने काले आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, लिन बे, क्या तुम भी एक तारा बन गए हो? एक वक्त था जब वो मुझे एक नकारा, लालची और जालिम इंसान समझता था, पर कॉर्निया डोनेशन के बाद उसके अंदर कुछ बदल गया था। उसे लगने लगा था कि शायद उन सब ने मुझे समझने में बहुत बड़ी गलती की थी। शायद इस सब के पीछे कोई ऐसा सच था जो छुपा हुआ था। पर अब उस सच का पता लगाना बिल्कुल बेमायनी था, क्योंकि मैं मर चुका था और मरे हुए लोग वापस नहीं आते। और कभी कभी सच पीछे छूट जाने वालों के लिए सिर्फ एक नया बोझ बन जाता है। इसलिए उसने अपने दिल में एक फैसला किया, ये आखिरी उम्मीद होगी। अगर रुआन सच में उसके साथ मंडप तक चली आई तो वो जिंदगी भर उसे टूट कर प्यार करेगा और खुश रखेगा। पर अगर वो ये शादी पूरी नहीं कर पाई तो इसका मतलब होगा कि उनका रिश्ता कभी बनना ही नहीं था, और फिर वो उसे मेरी कॉर्निया डोनेशन का सारा सच बता देगा। शादी से 3 दिन पहले दोनों परिवार के रिश्तेदार सेरेमनी की तैयारियों के लिए इकट्ठे हुए। रुआन ने बचपन में ही अपने पेरेंट्स को खो दिया था और उसे अनाथ आश्रम भेज दिया गया था, इसलिए उसके ज्यादा रिश्तेदार नहीं थे। पर गू फैमिली बहुत बड़ी थी और उनके कई रिश्तेदार तो विदेश से भी आए थे। ग्वानचिन का कजन खास तौर पर अमेरिका से वापस आया था और अपनी गर्लफ्रेंड को भी साथ लाया था। उसने गर्व से इंट्रोड्यूस किया, भाई भाभी, ये मेरी गर्लफ्रेंड है निंगबिंग। और जैसे ही ये अल्फाज मुंह से निकले, वहां का माहौल जम गया। रुआन की नजर बिंगबिंग पर टिक गई और उसने रूखेपन से पूछा, अगर ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो फिर लिन बे का क्या? बिंगबिंग ने भी रुआन को तुरंत पहचान लिया और दिल ही दिल में सोचा कि दुनिया सच में कितनी छोटी है। उस वक्त उसने उस झूठे अफेयर का नाटक करने में मेरी मदद की थी और आज वो रुआन की देवरानी बनने वाली थी। उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, लिन बे, वो तो पुरानी बात हो गई, हमारा ब्रेकअप बहुत पहले हो चुका है। गू ही मेरा सच्चा प्यार है। रुआन का चेहरा गुस्से से उतर गया। तुमने अभी कुछ दिन पहले लिन बे को धोखे से अमेरिका बुलवाया और अब कह रही हो कि ये तुम्हारा सच्चा प्यार है। आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। एक साथ 2 मर्दों के साथ खेलने वाली औरत।
बिंग बिंग ने तुरंत पलटकर जवाब दिया, बकवास मत करो। मेरा और गू का रिश्ता सच्चा है। मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। रुआन एक कदम आगे बढ़ी, गुस्से से उसकी आवाज कांप रही थी। अगर तुम्हारा प्यार इतना ही सच्चा है तो फिर लिन बे का क्या? अगर तुम उससे प्यार नहीं करती थी तो तुम उसे मुझसे दूर क्यों ले गईं? बाहर क्यों ले गईं? क्या तुमने सच में मेरे पीछे कुछ किया था? बिंग बिंग की नजर ग्वानचिन पर पड़ी और उसने शांति से कहा, मेरा गू के लिए जो प्यार है वो सच्चा है। क्या तुम्हें अभी भी मुझ पर शक है? रही बात उस वक्त की, तो वो सब बस एक नाटक था जो लिन बे ने मुझे करने के लिए कहा था। जैसे ही अल्फाज बाहर निकले, पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। क्या? रुआन की आवाज कांप उठी। बिंग बिंग ने आगे बताया, उस वक्त लिन बे तुमसे दूर जाना चाहता था, पर उसे डर था कि तुम उसे जाने नहीं दोगी। इसलिए उसने मुझे अपने साथ एक झूठे अफेयर का नाटक करने को कहा, ताकि वो तुम्हें अपने से दूर कर सके। हमारे बीच कभी कुछ नहीं हुआ। और जहां तक अमेरिका जाने की बात है, तो वो भी बस एक बहाना था। मैं 3 साल से अमेरिका में हूं, पर मैंने उसे वहां किसी भी लड़के या लड़की के साथ कभी नहीं देखा। ग्वानचिन ने गहरी फ्राउनिंग की। तो तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारे और लिन बे के बीच का अफेयर झूठ था, और यहां तक कि उसका अमेरिका जाना भी एक फरेब था? उसने सिर हिलाया। हाँ, शुरू से लेकर आखिर तक ये सब एक झूठ था जो लिन बे ने प्लान किया था। जैसे ही उसकी बात पूरी हुई, रुआन बिना एक लफ्ज बोले तेजी से बाहर भागी। उसका सिर चक्का खा रहा था। तो उस दिन जब मैंने कहा था कि मेरा बिंग बिंग के साथ सब ठीक हो गया है और मैं अमेरिका वापस जा रहा हूं, वो भी एक झूठ था। तो फिर मैं उन 3 सालों में कहाँ था? मैंने उससे झूठ क्यों बोला? सवाल उसके दिमाग में बाढ़ की तरह आ रहे थे, और उनका जवाब पाने का सिर्फ एक ही तरीका था, मुझे ढूंढना। पर जैसे ही उसने होटल से बाहर कदम रखा, ग्वानचिन उसके पीछे भागा और उसने आवाज दी, रुआन, क्या तुम लिन बे को ढूंढने जा रही हो? यानचिन, मैं बस उस वक्त का सच जानना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि उसने मुझसे झूठ क्यों बोला। और उसने शांति से उसकी तरफ देखा और पूछा, अगर तुम्हें सच पता चल गया तो क्या तुम फिर भी मुझसे शादी करोगी? वो वहीं ठिठक गई। उसके पास कोई जवाब नहीं था। मैं इस वक्त इस बारे में नहीं सोच सकती यानचिन। मैं बस जल्द से जल्द लिन बे को ढूंढना चाहती हूँ। उसने गहरी सांस छोड़ी, जैसे उसे पहले से ही इस बात का अंदाजा था। मुझे लगता है मुझे मेरा जवाब मिल गया है। उसने अपना सिर झुका लिया। उसकी आवाज में शर्मिंदगी साफ झलक रही थी। यानचिन, मुझे माफ कर देना। मैं बाद में खुद तुम्हारे घर आकर तुम्हारे पेरेंट्स से माफी मांगूंगी। फिर वो मुड़ी और उसने तुरंत ऑर्डर दिया, लिन बे को अभी के अभी ढूंढो, चाहे कुछ भी करना पड़े। जल्द से जल्द मुझे उसकी लोकेशन भेजो। पर उसके अगले अल्फाज ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। रुआन, अब उसे ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है वो कहाँ है। वो और करीब आई। उसकी धड़कन तेजी से चल रही थी। कहाँ है लिन बे? और तब उसने कह दिया, वो मर चुका है। लिन बे अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी पूरी दुनिया जैसे वहीं थम गई। नहीं, ये नामुमकिन है। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। लिन बे नहीं मर सकता। पर ठीक उसी पल, उस दिन डॉक्टर की कही आवाज उसके दिमाग में बार बार गूंजने लगी। कॉर्निया ट्रांसप्लांट कामयाब रहा। डोनर लिन बे अब इस दुनिया में नहीं रहे। बार बार, जब तक कि उस सच ने, जिसे वो अब तक झुठला रही थी, उसका दिल नहीं तोड़ दिया। तो उस दिन वो सब सच था। वो कोई ख्वाब नहीं था। उसका जिस्म बुरी तरह कांप उठा। मैंने ही उसे दर्द दिया। सब मेरी वजह से हुआ। हर तरफ अंधेरा छा गया और वो वहीं बेहोश कर गिर पड़ी। ग्वानचिन ने तुरंत मदद बुलाई और उसे हॉस्पिटल लेकर भागा। इमरजेंसी ट्रीटमेंट के बाद उसकी जान तो बच गई, पर वो हॉस्पिटल के बेड पर एक जिंदा लाश की तरह लेटी हुई थी, जैसे उसकी रूह उसके जिस्म से पूरी तरह निकल चुकी हो। वो उसके पास खड़ा रहा और धीरे से बोला, रुआन, तुम्हें खुद को संभालना होगा। लिन बे की मौत की वजह तुम नहीं हो। वैसे भी उसके पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा था। उस दिन वो भागता हुआ हॉस्पिटल आया और कहने लगा कि वो तुम्हें अपनी कॉर्नियाज दान करना चाहता है। डॉक्टर लू ने पहले तो साफ मना कर दिया, क्योंकि किसी जिंदा इंसान से कॉर्नियाज नहीं ली जा सकती। पर लिन बे ने कहा कि वो वैसे भी मरने वाला है। अगर सिर्फ मरे हुए लोग ही दान कर सकते हैं, तो वो अभी और यहीं अपनी जान दे देगा। उसने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वेवर साइन किया और तभी हॉस्पिटल वाले सर्जरी के लिए राजी हुए। सर्जरी के दौरान हार्ट फेलियर की वजह से वो शॉक में चला गया और उसका इंतकाल हो गया। और उसके मरते ही फ्यूनरल होम के लोग उसकी बॉडी लेने आ गए। उन्होंने बताया कि 10 दिन पहले, यानी जिस दिन तुम उससे दोबारा मिली थी, उसने पहले ही अपने अंतिम संस्कार का सब इंतजाम कर दिया था। ये सब सुनकर वो पूरी तरह सुन्न हो गई। उसका दिमाग 3 साल पहले की हर एक बात को याद करने लगा। वो झूठा अफेयर, वो धोखा, वो दोबारा मिलना, सभी बिखरे हुए टुकड़े एक एक करके आपस में जुड़ने लगे। उसे हमेशा लगता था कि जवाब बिल्कुल उसके सामने है, पर वो अब तक उसे साफ नहीं देख पा रही थी। अचानक उसने उठने की कोशिश की और कहा, डॉक्टर लू को यहां बुलाओ। थोड़ी ही देर में डॉक्टर लू को उसके सामने लाया गया। मिस लू, आपने मुझे क्यों बुलाया? उसने सीधा उनकी तरफ देखा। उसकी आवाज मजबूत थी, पर कांप रही थी।
मैं लिनबे के बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। वो झिझकाए। मिस लू, मैं कुछ नहीं जानता, उसने आराम से जवाब दिया, पर उसके अल्फाज में एक दबाव था। डॉक्टर लू, आप एक समझदार इंसान हैं, मैं आपके साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहती। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, मिस लू, कभी कभी माजी को पकड़कर बैठना अच्छी बात नहीं होता, कभी कभी अनजान रहना ही बेहतर होता है। उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं। अगर मैं फिर भी जिद करूं तो? उन्होंने देर तक उसकी तरफ देखा और आखिरकार कहा, तो फिर तुम्हें जान लेना चाहिए। लिनबे तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता था। उसका प्यार इस काबिल है कि दुनिया उसे जाने। उसे हमेशा के लिए जमीन के नीचे दफन नहीं रहना चाहिए। उसकी सांसें भारी होने लगीं और वो आगे बोलते रहे। 3 साल पहले जब तुम्हारा हार्ट अचानक फेल हुआ था, तो जिस डोनर के दिल ने तुम्हारी जान बचाई थी, वो कोमा में था। क्या तुम जानते हो कि उसके पिता कौन थे? उसने धीरे से सिर हिलाया। मुझे याद है, उसके पिता एक ड्रग रिसर्च लैब के डायरेक्टर थे। क्योंकि मुझे उसके बेटे का दिल मिला, इसलिए मैं जिंदा रह सकी। और जब मेरा बिजनेस कामयाब हुआ, तो मैं हर साल उस लैब को बहुत बड़ा डोनेशन देती थी। डॉक्टर लू की आंखें नम हो गईं। शाओजी दवाइयों की दुनिया का एक पागल इंसान था। उसकी मां की मौत एएलएस से हुई थी और उसकी जिंदगी का एक ही मकसद था, इसका इलाज ढूंढना। जब उसने पहले लैब शुरू की थी, तो पैसे और स्टाफ की कमी की वजह से उसने अपने ही बेटे पर ड्रग एक्सपेरिमेंट्स किए, जिसकी वजह से 3 साल पहले वो कोमा में चला गया। जब तुम्हें उस जान बचाने वाले ट्रांसप्लांट की जरूरत थी, तो उसने इस मौके का फायदा उठाया और लिनबे के सामने एक शर्त रखी। उसकी आवाज कांप उठी। कैसी शर्त? डॉक्टर लू ने धीरे से कहा। उसने शर्त रखी कि लिनबे को 3 साल तक उसकी लैब में एक टेस्ट सब्जेक्ट बनना पड़ेगा। उन अनजान दवाइयों ने वक्त के साथ लिनबे के जिस्म को पूरी तरह तबाह कर दिया। उसके ऑर्गन्स फेल हो गए, उसका पूरा जिस्म टूट गया। और तभी शाओजी ने उसे आजाद किया। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं और उसका गला रूंध गया। लिनबे, मेरा प्यार, उसने ये सब मेरे लिए किया, इतना दर्द झेला। और मैंने क्या किया? मैंने उससे नफरत की। मैंने उसे घुटनों के बल बैठने पर मजबूर किया। मैंने उसे जलील किया। मैंने उसे हमेशा तड़पाया। पछतावा उसके अंदर एक तूफान की तरह उठ खड़ा हुआ। पर अब बहुत देर हो चुकी थी, बहुत ज्यादा देर। और जैसे ही उसकी कपकपी एक नफरत में बदली, उसकी आंखों में एक ठंडा और पक्का इरादा चमक उठा। शाओजी ने तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। जब शाओजी को लू कॉरपोरेशन की तरफ से एक इन्विटेशन मिला, तो वो बिना किसी झिझक के कॉन्ट्रैक्ट मीटिंग के लिए दौड़ा चला आया। खुशी के मारे उसकी आंखों पर पर्दा पड़ा था। चाहे वो जगह अजीब तरीके से रुआन का अपना प्राइवेट घर था और सिर्फ उसे अकेले ही बुलाया गया था, पर उस पल उसके लालच ने हर एक शक की बात को नजरअंदाज कर दिया। और जब रुआन ने खुद दरवाजे पर उसका स्वागत किया, तो वो खुद को खुशकिस्मत और थोड़ा परेशान महसूस करने लगा। उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, डायरेक्टर शाओ, इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, प्लीज आराम से बैठिए। उसने तुरंत मक्खन लगाते हुए जवाब दिया, मिस लू, आप सच में बहुत दिलदार और दयालु हैं। हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट को डोनेशन देने के लिए आपका शुक्रिया। ये सब आपके ही सम्मान में है। उसकी शांत आवाज के पीछे छुपी नफरत साफ महसूस हो रही थी जब उसने जवाब दिया। दिलदार होने की बात करें तो अगर डायरेक्टर शाओ उस वक्त इतने दिलदार ना होते और अपने बेटे का दिल मुझे दान ना करते, तो आज मैं यहाँ कैसे होती? उसने अजीब तरीके से अपना हाथ हिलाया। ओह नहीं, एक डॉक्टर होने के नाते जान बचाना तो मेरा फर्ज है। मैं भी मेडिकल फील्ड से हूँ। मैं किसी को मरते हुए कैसे देख सकता था? पर उसके चेहरे के भाव धीरे धीरे ठंडे पड़ गए जब उसने पूछा, तो फिर मुझे बताइए डायरेक्टर शाओ, क्या किसी भले चंगे इंसान पर दवाइयों का एक्सपेरिमेंट करना भी आपकी इसी दयालु फितरत का हिस्सा है? वो दंग रह गया। उसका चेहरा सख्त हो गया। मिस लू, मैं समझ नहीं पा रहा हूं आप क्या कह रही हैं। मुझे लगता है आज हम कॉन्ट्रैक्ट पर बात नहीं कर सकते। मैं चलता हूं। वो दरवाजे की तरफ मुड़ा, पर उसे समझ आया कि दरवाजा मजबूती से बंद था। और ठीक उसी वक्त उसके जिस्म में अचानक कमजोरी आने लगी। उसके हाथ पैरों की जान चली गई, जैसे किसी ने अंदर से उसकी सारी ताकत खींच ली हो। वो अब ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। और तब रुआन धीरे से उठी। उसके हाथ में एक तेज सर्जिकल नाइफ थी और वो एक एक कदम उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसका गला सूख गया। मिस लू, आराम से बात करते हैं। जरूर कोई गलतफहमी हुई है। उसकी आंखों में गुस्से की आग जल रही थी। गलतफहमी? डायरेक्टर शाओ, जब आपने अपने बेटे का दिल मुझे देने की इजाजत दी थी, तो क्या आपको अपनी रखी हुई शर्त याद है? तुमने उसे 3 साल तक अपनी लैब में एक टेस्ट सब्जेक्ट बनाकर रखा, और अब तुम इसे एक गलतफहमी कह रहे हो? डर उस पर हावी हो गया। मुझे माफ कर दीजिए। वो अपनी मर्जी से तैयार हुआ था। मैंने कभी उस पर दबाव नहीं बनाया। वो चिल्लाई। उसकी आवाज टूट रही थी। वो चाहे अपनी मर्जी से तैयार हुआ हो, पर मैं ऐसा नहीं चाहती थी। मैं मर जाना पसंद करती इससे कि वो मुझे इस तरह बचाता। वो घुटनों के बल गिर पड़ा, भीख मांगने लगा। मिस लू, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। पर सर्जिकल नाइफ पर उसकी पकड़ और मजबूत हो गई।
माफी? क्या तुमने कभी लिनबी को माफ किया था? तुमने एक भले चंगे इंसान को पकड़कर तब तक तड़पाया जब तक कि उसका जिस्म टूट नहीं गया और वो मर नहीं गया। आज मैं उसकी मौत का बदला लूंगी। जैसे ही वो वार करने वाली थी, ग्वानचिन तेजी से आगे बढ़ा और उसकी कलाई पकड़ ली। रुआन, रुक जाओ, कानून को इससे निपटने दो। अगर तुमने अभी इसे मार दिया तो तुम्हें खूनी बन जाओगी। वो उसकी तरफ मुड़ी, उसकी आंखों में दीवानगी और दर्द था। तुम इसे बेवकूफी कहते हो। लिनबे मेरे लिए एक टेस्ट सब्जेक्ट बन गया, पर उसने मुझे कभी नहीं बताया। वो चाहता था कि मैं उसे गलत समझूं, उससे नफरत करूं। मुझे बताओ, क्या ये बेवकूफी नहीं है? वो मर रहा था, फिर भी उसने मुझे अपनी कॉर्नियाज दिन और ऑपरेटिंग टेबल पर दम तोड़ दिया। क्या ये बेवकूफी नहीं है? वो मुझसे इतना प्यार करता था, मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया, और मुझे पता तक नहीं था कि वो मर चुका है। मैं किसी और के साथ एक आलीशान शादी की तैयारियां कर रही थी। मुझे बताओ, क्या ये बेवकूफी नहीं है? वो मेरे लिए न जाने कितनी बार बेवकूफ बना, तो अगर मैं उसके लिए सिर्फ एक बार बेवकूफ बन जाऊं तो क्या फर्क पड़ता है? ग्वानचिन ने उसे कसकर पकड़ लिया, उसे शांत करने की कोशिश करने लगा। लिनबे ने यह सब इसलिए किया ताकि तुम एक अच्छी जिंदगी जियो। उसकी उम्मीदों को मिट्टी में मत मिलाओ। क्या तुम मौत के बाद नर्क में जाना चाहती हो और उससे हमेशा के लिए दूर होना चाहती हो? वो सुन्न रह गई, धीरे से बोली, क्या सच में मौत के बाद कोई दूसरी दुनिया होती है? उसने सिर हिलाया, बिल्कुल, और लिनबे जैसा नेक इंसान जरूर जन्नत में गया होगा। पर अगर तुम्हारे हाथ खून से सने होंगे तो तुम उसे कैसे ढूंढ पाओगी? उसकी पकड़ ढीली पड़ गई, सर्जिकल नाइफ उसकी उंगलियों से छूटकर गिर पड़ी। पर उसकी आंखों की नफरत कम नहीं हुई जब उसने रूखेपन से कहा, शाओजी मौत से भी बदतर सजा के काबिल है। वो इतनी आसानी से नहीं मर सकता। इसे हॉस्पिटल लेकर जाओ, इसे जिंदा रखो। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी हो गई। लिनबे ने 3 साल तक तकलीफ झेली है। मैं चाहती हूं कि ये उसे लाख गुना करके चुकाए। और इसके बाद वो खुद लोगों को लेकर शाओ के ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट को पूरी तरह तबाह कर दिया। और जब उसने लैब के अंदर की फुटेज देखी तो आखिरकार उसके सामने वो 3 साल का सच आया जो मैंने जिए थे। पहले दिन मैं बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसा मुस्कुराता हुआ लड़का उसे याद था। पर वहां के रिसर्चर्स के लिए मैं कभी कोई इंसान नहीं था, बस एक टेस्ट सब्जेक्ट था। उन्होंने बार बार मेरा खून निकाला, मुझे अनजान इंजेक्शंस दिए, दिन रात मुझ पर एक्सपेरिमेंट्स करते रहे। मेरे जिस्म का इस्तेमाल सिर्फ डेटा निकालने के लिए किया। किसी को मेरे दर्द की परवाह नहीं थी, जब दवाइयां धीरे धीरे मुझे अंदर से खोखला कर रही थीं। हर गुजरते दिन के साथ मेरा रंग फीका पड़ता गया, मेरा हौसला धीरे धीरे टूटता गया, जब तक कि आखिरी वीडियो में मेरा जिस्म इतना कमजोरी की हालत में नहीं पहुंच गया कि वो अब दवाइयों का असर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैं दर्द से तड़प रहा था, बार बार उसका नाम पुकार रहा था, रुआन, बहुत दर्द हो रहा है, रुआन, मुझे तुम्हारी याद आ रही है। और जब वो ये देख रही थी, रुआन ने अनजाने में अपना हाथ आगे बढ़ाया, स्क्रीन को छुआ, जैसे वो मेरे उस टूटे हुए रूप को महसूस कर सकती हो, जैसे वो मेरी जगह लेकर उस दर्द को खुद झेलना चाहती हो। पछतावे और बेइंतहा दर्द के आंसू उसके चेहरे पर बह निकले। और उस पल उसे इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत खुद से हो रही थी। जब वो मुझे ढूंढने वापस आया था तो उसने मेरी इन अजीब बातों पर ध्यान क्यों नहीं दिया? वो सवाल उसके दिमाग में लगातार गूंज रहा था, क्योंकि उस वक्त वो गुस्से की आग में जल रही थी। वो मुझसे नफरत करती थी, मुझे जलील करती थी, मुझे धक्के देती थी और चाहती थी कि मैं उसके सामने घुटनों के बल बैठकर अपने गुनाहों का अफसोस करूं। वो मेरे अंदर उस प्यार का एक छोटा सा हिस्सा ढूंढने की कोशिश करती रही जो मैं कभी उससे करता था, पर हर बार उसे सिर्फ मायूसी ही मिलती थी। वो मुझसे नफरत करती थी क्योंकि मैं जालिम बन गया था। उसे नफरत थी कि मैंने हमारे इतने सालों के प्यार को मिट्टी में मिला दिया था। पर अब रुआन को सब समझ आ चुका था। ऐसा नहीं था कि मैं उससे प्यार नहीं करता था, बल्कि मैं उससे इतना ज्यादा प्यार करता था कि मैंने अपने उस बेइंतहा प्यार को उन ठंडे और बेरुखे अल्फाज के पीछे छुपा लिया था। इस सच का एहसास होते ही वो उस कमरे में गई जहां मैं रिसर्च इंस्टीट्यूट में रहता था। वो कमरा इतना छोटा था कि उसमें एक बेड भी मुश्किल से आता था, तंग, घुटन भरा और बिना किसी खिड़की के। और मैं वहां 3 साल तक रहा था। वो धीरे से उस छोटे से बेड पर सिमट कर लेट गईं, जैसे ऐसा करके वो अभी भी मेरी गर्मी को महसूस कर सकती हों, मेरे उस छुपाए हुए बेइंतहा प्यार को महसूस कर सकती हों जो मैं अपने दिल में लेकर जिया था। और उसने धीरे से कहा, लिनबे, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। और तभी सारी यादें उसके दिमाग में बाढ़ की तरह लौट आईं। उसने वो पल देखा जब उसने पहली बार मुझसे अपने प्यार का इजहार किया था। हम दोनों 18 साल के थे और नियम के मुताबिक अनाथाश्रम में 10 साल से ज्यादा रहने के बाद अब हमें उसे छोड़ना था। हमारा सामान बहुत ही कम था
और जब मैं अपना सामान लेकर चल रहा था, मैं हर कुछ कदम पर पीछे मुड़कर अनाथ आश्रम को देख रहा था, क्योंकि मैं पैदाइश से ही वहां था। वो मेरा घर था और उसे छोड़ना ऐसा लग रहा था जैसे मुझे फिर से अकेले छोड़ दिया गया हो। मुझे याद है वो पल कितना तकलीफदेह था, और मैंने धीरे से कहा था, तुम अभी भी मेरे साथ हो, तुम मेरा परिवार हो, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। पर तभी मेरे दिल में एक डर बैठ गया, अगर तुम्हें फ्यूचर में कोई बॉयफ्रेंड मिल गया तो तुम जरूर मुझे भूल जाओगी। मैंने तो पिछली बार उस कैंपस वाले लड़के ली का जिक्र भी किया था, उसने तुम्हें प्रपोज किया था ना? उसने मुस्कुराते हुए कहा था, क्या मैंने उसे पहले ही मना नहीं कर दिया था? पर मैं अपने उस डर को दूर नहीं कर पा रहा था। चाहे तुमने उसे मना कर दिया हो, पर कोई और आएगा, आज नहीं तो कल तुम किसी न किसी को तो हाँ कह ही दोगी। उस वक्त मैं सिर्फ 18 साल का था, एक ऐसी उम्र जो बेचैन प्यार से भरी होती है, और दिल की किसी गहराई में मैं उसके प्यार में पूरी तरह गिर चुका था। पर उसके लिए मैं अभी भी सिर्फ एक परिवार था। मुझे नहीं पता था कि उसके दिल में सच में क्या है। मेरी पूछने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि मुझे डर था कि कोई उसे मुझसे दूर न ले जाए। पर जब उसे आखिरकार मेरी बात का मतलब समझ आया, तो वो मुस्कुराई और बहुत प्यार से बोली, मेरे पास एक तरीका है, एक ऐसा तरीका जिससे अगर फ्यूचर में मेरा कोई बॉयफ्रेंड हो भी, तो भी मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा और उसने कहा, तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। चलो हम अपने रिश्ते को एक कदम और आगे बढ़ाते हैं, ताकि एक दिन हम कानूनी तौर पर एक परिवार बन सकें, ठीक है? मैं सुन रह गया। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, और आखिरकार मैंने शर्माते हुए सिर हिला दिया। और बाद में हम दोनों को एहसास हुआ कि हमने बहुत पहले ही एक दूसरे को चुन लिया था। उसने यहाँ तक मजाक किया था कि वो पहले बहुत डरी हुई थी और कॉलेज तक का इंतजार करने वाली थी, पर उम्मीद के खिलाफ मैं ज्यादा बेचैन निकला। अगर मैंने इजहार न किया होता तो शायद मैं रो पड़ता। हमारा पहला डेट कैंपस के स्वॉन लेक पर था। वो क्रिसमस का दिन था। हम अभी अभी अपनी पार्ट टाइम जॉब खत्म कर चुके थे और लगभग आधी रात हो चुकी थी। मैं उसे लड़कियों के हॉस्टल वापस छोड़ने जा रहा था, और जब हम झील के पास से गुजरे तो मैंने अपनी जेब से एक छोटा सा हाथ से बना हुआ एप्पल निकाला और उसे दे दिया। उसने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ उसे ले लिया, पर मैंने झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा, आज क्रिसमस है, क्या तुमने मेरे लिए कोई गिफ्ट तैयार नहीं किया? वो काम में इतनी बिजी थी कि उसने इस बारे में सोचा ही नहीं था, पर वो मुझे मायूस नहीं करना चाहती थी, इसलिए बोली, मेरा आधा घंटा इंतजार करो, मैं अभी आई। पर मैंने अपना सिर हिलाया और धीरे से कहा, कोई जरूरत नहीं है, मुझे जो गिफ्ट चाहिए था वो मुझे मिल चुका है। और तब मैंने अपना सिर झुकाया और धीरे धीरे उसके करीब आया। वो पल, हमारा पहला किस, उसे आज तक वो सब साफ याद था। पर अचानक उसके फोन की घंटी ने उसे हकीकत में वापस खींच लिया। उसके असिस्टेंट की खुशी से भरी आवाज आई, मिस लू, मुझे पता चल गया है, मुझे पता चल गया है कि लिन बे की राख कहाँ दफन है। जैसे ही उसने मेरी मौत के बारे में सुना था, उसने तुरंत किसी को फ्यूनरल होम भेजा था, पर उन्होंने कुछ भी बताने से मना कर दिया था, क्योंकि मैंने मरने से पहले एक कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट साइन किया था। इसलिए उसने दूसरे तरीके अपनाए और पता लगाया कि जिंदा रहते हुए मैंने अपनी राख को प्रोवेंस के लैवेंडर के खेतों में बिखेरने का इंतजाम किया था, पर सही जगह का किसी को पता नहीं था। इसलिए उसने तुरंत अपने असिस्टेंट को प्रोवेंस भेजा, ताकि वो उन अनंत खेतों की खोजबीन करे और पता लगाए कि मैं कहाँ आराम कर रहा हूँ, जबकि वो यहाँ मेरा बदला लेने के लिए रुकी हुई थी। अब जब मेरी राख का पता चल गया था, तो उसे लगा कि वो आखिरकार हमेशा के लिए मेरे साथ रह सकती है। उसने दूर कहीं धीरे से कहा, लिन बे, मैं बस चाहती हूं कि तुम थोड़ा धीरे चलो, मेरा इंतजार करो। पर ठीक उसी पल किसी और जगह पर एक आवाज गूंजी, मिस लू, मिस लू, मिस्टर लिन बे मरे नहीं हैं, वो उन लैवेंडर के खेतों में हैं। और आधे घंटे के अंदर जिंक सिटी से एक प्राइवेट जेट ने उड़ान भरी, जो सीधा प्रोवेंस की तरफ बढ़ रहा था, जबकि मैं वहां कमजोरी की हालत में खड़ा लैवेंडर की हल्की सी खुशबू को सांस के जरिए अंदर खींच रहा था। तभी लिंग यून घबराता हुआ वहां आया। मिस्टर लिन, आप मुझे बताए बिना बाहर क्यों आ गए? अगर आप गिर जाते तो? मैंने एक हल्की सी मुस्कुराहट दी और कहा, मेरी आंख खुली तो मेरा मन हुआ कि मैं बाहर आकर फूलों की खुशबू को महसूस करूं। इन पिछले कुछ दिनों से मुझे इस जगह की आदत हो गई है, मैं इतनी आसानी से नहीं गिरूंगा। पर सच तो ये था कि मैं एक बार मर चुका था। ऑपरेटिंग रूम में डॉक्टर्स ने हार्ट फेलियर की वजह से मुझे मरा हुआ घोषित कर दिया था। पर जब फ्यूनरल होम के लोग मेरी बॉडी लेकर जा रहे थे, तो मेरा दिल धीरे धीरे फिर से धड़कने लगा। और अजीब बात यह थी कि मुझे जिंदा बचने की कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि मैं जानता था कि मौत ही मेरी आखिरी मंजिल है।
मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किस्मत ने मुझे ये कुछ और दिन क्यों दिए हैं। इसलिए मैंने फ्यूनरल होम के लोगों से कहा कि वो मुझे प्रोवेंस ले आएं ताकि मैं यहाँ सुकून से अपने आखिरी वक्त का इंतजार कर सकूं। पर जैसे ही मैंने ये कहा, मेरे पैरों ने साथ छोड़ दिया और मैं जमीन पर गिरने लगा। लिंगयुन ने मुझे तुरंत संभाला और पास पड़ी एक कुर्सी पर बैठने में मदद की। मिस्टर लिन, आप बहुत कमजोर हैं, आपको बैठना चाहिए। मैंने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, मैं तुम्हारा ख्याल इसलिए रख रहा हूं क्योंकि मैं ऐसा चाहता हूं। मैं एक अनाथ हूं जो अभी ग्रेजुएट होने वाला हूं। ये पैसा अब मेरे किसी काम का नहीं रहेगा। तो अगर तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है तो क्या मैं तुमसे एक चीज मांग सकता हूं? जब मैं आखिरकार अपनी आंखें बंद कर लूं तो क्या तुम वापस जिंक सिटी जाकर इसे अनाथ आश्रम में दान कर सकते हो? उसने मजबूती से सिर हिलाया। आप फिक्र मत कीजिए मिस्टर लिन, मैं यकीन दिलाता हूं कि आपकी ये दयालु फितरत उन बच्चों तक जरूर पहुंचेगी। मैंने धीरे से कहा, शुक्रिया। फिर वो हिचकिचाया और उसने पूछा, मिस्टर लिन, आपको यकीन है कि लोग मरने के बाद सच में जन्नत जाते हैं? मैंने उसकी तरफ देखा। तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? उसने अपना सिर खुजाया और कहा, मैंने हाल ही में एक बहुत ही दुख भरा ड्रामा देखा था। हीरो आखिर में मर जाता है और हीरोइन से वादा करता है कि वो जन्नत में उसका इंतजार करेगा। और जब मैं छोटा था तो अनाथाश्रम की मैट्रिन कहती थी कि अगर आप जिंदगी में बुरे काम नहीं करते तो आपकी रूह पाक रहती है और आप मरने के बाद जन्नत जाते हैं। आप जैसे अच्छे इंसान मिस्टर लिन जरूर वहां जाएंगे। मैंने सुना है जन्नत एक ऐसी जगह है जहां कोई दर्द या गम नहीं होता, सिर्फ खुशी होती है। मैंने एक हल्की सी मुस्कुराहट दी और धीरे से कहा, पर क्या कोई भी दुनिया रुआन के बिना सच में खुश रह सकती है? मैं रुका। मेरी यादें बहुत दूर चली गईं। मुझे नहीं पता। मैं एक अनाथ आश्रम में बड़ा हुआ हूं। सभी बच्चों के बाल एक जैसे थे, कपड़े एक जैसे थे और हर दिन का रूटीन एक जैसा था। सब कुछ बेजान और फीका लगता था जब तक कि मैं 7 साल का नहीं हुआ। तभी रुआन वहां आई। मैं उसे आज भी साफ देख सकता हूं। उसने एक लाल रंग की ड्रेस पहनी हुई थी। उसकी खूबसूरत घुंघराले बाल चमक रहे थे। वो सबसे अलग थी और उसने तुरंत मेरा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। उस रात मैंने उसे एक कंबल के नीचे छुपकर रोते हुए देखा। मैंने कंबल हटाया और पूछा, तुम क्यों रो रही हो? उसने सिसकते हुए कहा, मुझे अपने मम्मी पापा की याद आ रही है, पर वो अब मुझे नहीं चाहते। और उस वक्त मैं बस इतना जानता था कि बच्चे अनाथ आश्रम इसलिए आते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स उन्हें छोड़ देते हैं। इसलिए मेरे अल्फाज ने उसे और रुलाया और आखिर में मैंने वो मिल्क टॉफी निकाली जिसे मैंने बहुत समय से बचा कर रखा था। उसे खोला और धीरे से उसके मुंह में डाल दिया। सिर्फ तभी उसने रोना बंद किया और इस तरह हमारे बीच सब शुरू हुआ। बाद में मुझे पता चला कि उसे छोड़ा नहीं गया था। उसके पेरेंट्स की मौत हो गई थी, पर मेरे लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि हम दोनों एक जैसे थे। हम दोनों के पास मम्मी पापा नहीं थे। वो मुझे बाहर की दुनिया की कहानियां सुनाया करती थी, ऐसी चीजें जो मैंने कभी नहीं देखी थी, और इस वजह से मैं हमेशा उसके साथ रहना चाहता था। मैं हमेशा उस दुनिया के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहता था जिसका जिक्र वो करती थी। 11 साल तक हम एक दूसरे के लिए सब कुछ थे। हम ही एक दूसरे का इकलौता परिवार थे। और जब हम 18 साल के हुए, उसने मुझसे अपने प्यार का इजहार किया और हम दोनों ने एक ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। हमारे 3rd ईयर में उसने कोडिंग के जरिए अपने पहले बड़े पैसे कमाए और एक छोटा सा 3 कमरों का घर खरीदा। पहली बार हमारा अपना एक घर था और उस घर में हम सच में एक दूसरे के हो गए। उसके बाद उसने अपना सर मेरे कंधे पर टिकाया और देखने लगी जब मैं हमारे लिए एक वेडिंग ड्रेस डिजाइन कर रहा था। हमने वादा किया था कि ग्रेजुएशन के बाद हम शादी करेंगे, हमारे 2 प्यारे बच्चे होंगे और हम 4 लोगों का एक खुशहाल परिवार बनेगा। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मिस्टर लिन, आप रो क्यों रहे हैं? लिंगयुन की आवाज ने मुझे हकीकत में वापस खींचा। मैंने जल्दी से अपना चेहरा पोंछा और कहा, कुछ नहीं, बस आंख में थोड़ी हवा लग गई। चाहे वहां हवा का एक झोंका भी नहीं चल रहा था, पर वो जानता था कि मैं बाहर से चाहे कितना भी शांत और मजबूत दिख रहा हूं, अंदर से मैं पूरी तरह टूट चुका हूं। क्योंकि जब मौत बिल्कुल सामने खड़ी हो तो किसको डर नहीं लगता, खासतौर पर इतनी छोटी उम्र में। और लिंगयुन भी इस बात पर आह भरे बिना नहीं रह सका कि किस्मत कितनी नाइंसाफी कर सकती है। इतना अच्छा इंसान और इतनी छोटी जिंदगी। फिर उसने माहौल को थोड़ा हल्का करने की कोशिश की और कहा, मिस्टर लिन, क्या मैं आपको कुछ खबरें पढ़कर सुनाऊं? अब ये हमारी रोज की आदत बन चुकी थी, क्योंकि अब मैं देख नहीं सकता था। वो कोई दिलचस्प या मजेदार कहानियां ढूंढता और मुझे पढ़कर सुनाता। एक कपल ने सोचा कि उन्होंने 5 मिलियन युआन जीत लिए हैं और वो इसे आपस में बांटने के तरीके पर लड़ने लगे हैं।
उसने हल्की सी हंसी के साथ आगे कहा, और यहाँ एक आदमी ने लाखों चुरा लिए, पर बाद में कोई उससे भी बड़ा चोर उसके सारे पैसे लूट कर चला गया और वो गुस्से में पुलिस के पास रिपोर्ट लिखवाने पहुंच गया। मैं हल्का सा मुस्कुराया, पर वो सच्ची मुस्कुराहट नहीं थी, बस एक जबरदस्ती का नाटक था। और उसने तुरंत इस बात पर ध्यान दिया। लिन भाई, आज क्या बात है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैंने अपना सर हिलाया। नहीं, बस कल रात मुझे नींद नहीं आई। पर सच तो ये था कि मैं पूरी रात एक पल के लिए भी नहीं सोया था, क्योंकि आज रुआन और ग्वानचिन की शादी थी। आज वो लड़की जिसे मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता था, किसी और की दुल्हन बनने जा रही थी। मैंने एक गहरी सांस ली और कहा, लिंग्युन, क्या तुम जिंग सिटी में हो रही उनकी शादी की लाइव स्ट्रीम ढूंढ सकते हो? वो हैरान हो गया। आप उसे क्यों देखना चाहते हैं? मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैंने सुना है बहुत आलीशान शादी हो रही है, सिर्फ सजावट पर ही लाखों खर्च किए गए हैं। मैं बस उसे सुनना चाहता हूँ, तसव्वुर करना चाहता हूँ। शायद इससे मेरी शादी देखने की ख्वाहिश पूरी हो जाए। वो थोड़ा झिझका, पर फिर भी उसने एक मशहूर स्ट्रीमर का लाइव ब्रॉडकास्ट चालू किया और वॉल्यूम बढ़ा दी, और एक खुशी से भरी आवाज मेरे कानों में गूंजी। आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको जिंग सिटी के टेक वर्ल्ड की क्वीन रुआन और गू फैमिली के छोटे नवाब ग्वानचिन की शादी लाइव दिखाऊंगी। मैंने सुना है मिस लू को लैवेंडर बहुत पसंद है, इसीलिए शादी की पूरी थीम लाइट पर्पल रखी गई है। यहाँ तक कि शैंडलियर्स भी पर्पल क्रिस्टल्स के बने हैं। वो हर एक चीज का जिक्र करती रही, बाहर से फ्लाइट से मंगवाए गए फूल, रेशम का लाल कारपेट, एक एक डिटेल, और मेरे दिमाग में वो सब कुछ बिल्कुल साफ दिख रहा था, जैसे मैं खुद वहां खड़ा उसे मेरे डिजाइन किए हुए उस जोड़े में देख रहा हूँ। 1 घंटे बाद स्ट्रीमर अचानक से एक्साइटेड हो गई। वो लोग आ गए हैं, दुल्हा एंट्रेंस पर पहुंच चुका है, दुल्हा और दुल्हन अब कुछ ही देर में स्टेज पर होंगे। पर तभी उसकी आवाज हैरानी में बदल गई। रुकिए, यहाँ सिर्फ दुल्हा क्यों है? दुल्हन कहाँ है? मैंने सुना था दोनों मिस लू की डिजाइन की हुई लैवेंडर थीम ड्रेस पहनने वाले हैं, तो फिर ग्वानचिन ने एक नॉर्मल सूट क्यों पहना है? कुछ ही पलों बाद ग्वान की आवाज लाइव स्ट्रीम के जरिए गूंजी, जो शांत थी पर भारी लग रही थी। आए हुए सभी मेहमानों और दूर से आए दोस्तों का स्वागत है। सेरेमनी शुरू होने से पहले मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है। आज की ये शादी कैंसिल की जा रही है। पूरा हॉल सदमे से चिल्ला उठा। हर तरफ बातें शुरू हो गईं। दुल्हन गायब है, दुल्हा अकेले शादी कैंसिल कर रहा है, जरूर कोई बहुत बड़ी वजह होगी। किसी ने जोर से पूछा, क्या दुल्हन भाग गई है? ग्वान ने आगे कहा, यह फैसला रुआन और मैंने मिलकर लिया है। हम दोनों के लिए शादी एक पाकीज़ा रिश्ता है, पर शादी की एक रात पहले हमें एहसास हुआ कि हम एक दूसरे के लिए ठीक नहीं है। शादी कोई समझौता नहीं होनी चाहिए। एक ही बेड पर लेटकर अलग अलग ख्वाब देखने से बेहतर है कि हम इस गलती को यहीं रोक दें। एक और आवाज ने सवाल किया, अगर ये आप दोनों का आपसी फैसला था तो रुआन यहाँ क्यों नहीं है? वो आपको अकेले छोड़कर क्यों चली गई? और जब मैं ये सुन रहा था, मेरा दिल बैठ गया, क्योंकि मैं सच जानता था। शादी की एक रात पहले उसने प्लेन से उसे फोन किया था। मैंने उसे बताया था कि वो प्रोवांस जा रही है मुझे ढूंढने। उसने यहाँ तक कहा था कि शादी कैंसिल करने का सारा इल्जाम वो खुद पर ले लेगी, पर ग्वानचिन ने मना कर दिया था। उसने कहा था कि वो बिना किसी फिक्र के मुझे ढूंढने चली जाए और वो यहाँ सब कुछ अकेले संभाल लेगा। वो उस हॉल में अकेले खड़ा था, अभी भी दुल्हे के कपड़े पहने हुए, जैसे खुद को एक धोखा दे रहा हो कि उसने उससे शादी कर ली है। और मैं उसके दिल की अनकही बातें साफ सुन सकता था कि मेरा उसके लिए जो प्यार था, शायद वो उसे कभी ना हरा सके, पर वो फिर भी अपने तरीके से उससे प्यार करता रहेगा। स्ट्रीमर ने धीरे से कहा, ऐसा लगता है मिस्टर ग्वान अभी भी उनसे बहुत गहरा प्यार करते हैं। शायद मिस लू ने अपना इरादा बदल लिया। किसी ने बेरुखी से कहा, कितनी जालिम औरत है। पर इस सब से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, शादी कैंसिल क्यों हुई? क्या रुआन को सारा सच पता चल गया? अचानक से लिंग्यून जोर से चिल्लाया, लिन भाई! मैं घबरा गया और अंधों की तरह हाथ आगे बढ़ाया। क्या हुआ लिंग्यून, क्या बात है? वो सुन खड़ा सामने देख रहा था। उसकी आवाज कांप रही थी। वहां सामने एक लड़की खड़ी है। इससे पहले कि उसकी बात पूरी होती, कोई तेजी से आगे बढ़ा और उसने मुझे कसकर गले लगा लिया। एक पल के लिए मुझे लगा कि वो लिंग्यून है, पर अगले ही सेकंड मुझे एहसास हुआ कि कुछ गलत है। इस इंसान का कद और जिस्म, ये लिंग्यून नहीं था। ये बिल्कुल अलग एहसास था। मेरा दिल अचानक से बैठ गया। कौन हो तुम? मुझे छोड़ो। क्योंकि मैं देख नहीं सकता था, इसलिए डर हमेशा मेरे अंदर रहता था। मैंने उसे पीछे ढकेलने की कोशिश की, पर तभी कुछ गर्म और नम चीज मेरी गर्दन पर गिरी। आंसू। वो रो रही थी, और उस पल मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चेहरा आया, रुआन। लिनबे, ये मैं हूं। उसकी आवाज कांप रही थी और मेरी एक धड़कन छूट गई। घबराहट मेरे दिमाग पर हावी होने लगी। उसे पता है, उसे सब कुछ पता चल चुका है। नहीं, मैं उसे सच नहीं जानने दे सकता। अभी नहीं, कभी नहीं। मैंने खुद को ठंडा दिखाने पर मजबूर किया और कहा, लिन, तुम मुझे कब तक अपने से दूर करती रहोगे? उसने मुझे और कसकर पकड़ लिया और मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। तुम्हें इस वक्त जिंग सिटी में अपनी शादी में होना चाहिए। तुम यहाँ क्यों आई हो?
उसकी आवाज टूट गई और वो बार बार एक ही बात कहती रही, लिन बे, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मेरा तुम्हारे लिए प्यार कभी कम नहीं हुआ, एक दिन के लिए भी नहीं। प्लीज अब मुझे अपने से दूर मत करो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। उसकी एक एक बात मेरे दिल को छेड़ती जा रही थी, पर फिर भी मैंने खुद को वो सच बोलने पर मजबूर किया जो वो नहीं सुनना चाहती थी। पर मैं मर रहा हूँ रुआन, मैं तुम्हारे साथ ज्यादा दिन नहीं रह सकता। मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते देखो, और मैं नहीं चाहता कि मेरे जाने के बाद तुम अपनी बाकी जिंदगी पछतावे में डूबकर गुजारो। पर उसने पूरी ताकत से अपना सर हिलाया। नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। और बिना कोई और लफ्ज बोले वो मुझे अपने साथ ले गई। उसने रास्ते में ही सबसे बेहतर डॉक्टर से कांटेक्ट कर लिया था। वो मुझे मौत के मुंह से वापस खींच लाने के लिए बेहद बेचैन थी। डॉक्टर्स ने मेरा चेकअप किया और भारी आवाज में कहा, मिस्टर लिन के ऑर्गन्स लगभग पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। लंबे समय तक उन अनजान दवाइयों के असर ने उनके जिस्म को तबाह कर दिया है। ये अभी तक जिंदा है, यही अपने आप में एक चमत्कार है। वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। आपने कहा था आपके पास सबसे एडवांस्ड मेडिकल टेक्नोलॉजी है, इसे बचाइए, पैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जवाब अब भी वही था, हम माफी चाहते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, उनका जिस्म अब ठीक नहीं हो सकता। गुस्से और मायूसी से उसकी आवाज कांप उठी। ये बस आपकी कमजोरी है। उसने मुझे कसकर पकड़ लिया और धीरे से बोली, लिनबे, मैं यहाँ हूँ, मेरे पास वापस आ जाओ। पर मैं अपने जिस्म को किसी और से बेहतर जानता था। डॉक्टर्स को परेशान मत करो रुआन, अब इसका कोई फायदा नहीं है। फिर भी वो मुझे एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल लेकर भागती रही, उम्मीद की एक छोटी सी किरण ढूंढती रही। पर हर जगह वही एक जवाब मिला, मेरा जिस्म अपनी आखिरी हद तक पहुंच चुका है, मैं किसी भी पल दम तोड़ सकता हूं। और आखिर में मेरी जिद पर वो मुझे लेवेंडर के खेतों के पास बनी उस छोटे से लकड़ी के घर में वापस ले आई। वहां आते वक्त पूरे रास्ते उसने मुझे कसकर पकड़े रखा, जैसे एक सेकंड के लिए भी हाथ छोड़ने पर मैं हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगा। मैंने धीरे से कहा, डरो मत रुआन। पर वो रोते हुए चिल्ला उठी, तुम इतने बड़े बेवकूफ क्यों हो? तुम्हें इस हाल में देखने से बेहतर था कि मैं खुद मर जाती। अगर 3 साल पहले हमारी जगह एक दूसरे से बदल गई होती तो तुम क्या करते? मैं खामोश रहा, और तब उसने खुद ही अपने सवाल का जवाब दिया, तुम भी वही करते, क्योंकि हम एक दूसरे से अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं। मैंने गहरी सांस ली और कहा, अगर मैं मर भी जाऊं तो भी तुम्हें अच्छी जिंदगी जीनी होगी। मैं तुम्हें 3 साल तक मुझे याद करने की इजाजत देता हूं, पर उसके बाद तुम्हें ग्वानचिन से शादी करनी होगी, अपना एक परिवार बसाना होगा। हैरानी और दर्द से उसकी आवाज टूट गई। क्या तुम्हें एहसास भी है कि तुम कितने जालिम लग रहे हो? तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने मरते देखूं और फिर किसी और से शादी कर लूं? मैंने आंखें बंद कर ली। ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है, तुम्हें इसे मानना ही होगा। उसने मायूसी से अपना सर हिलाया। मैं तुम्हारी हर बात मान लूंगी, पर ये नहीं। हमने हमेशा साथ रहने का वादा किया था। मेरे लिए इतना सब कुछ झेलने के बाद मैं तुम्हें अकेले कैसे छोड़ सकती हूँ? चाहे जन्नत हो या नर्क, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं मजबूरी में बहुत कड़वे ढंग से बोल पड़ा, तुम इतनी बेवकूफ क्यों हो? उसने अपने आंसुओं के बीच से हल्की सी हंसते हुए कहा, इस दुनिया में कोई भी मुझे बेवकूफ कह सकता है, पर तुम नहीं, क्योंकि तुम मुझसे 1000 गुना बड़े बेवकूफ हो। मेरा दिल बैठ गया। अगर तुम वो सब जानती हो जो मैंने तुम्हारे लिए किया है, तो तुम्हें मेरी उम्मीदों को आगे लेकर जाना चाहिए, मेरी आंखों से इस दुनिया को देखना चाहिए। पर मैंने चाहे जो भी कहा, उसने मेरा हाथ छोड़ने से साफ मना कर दिया। जब हम लकड़ी के घर पहुंचे तो उसने मुझे नीचे उतरने में मदद करनी चाहिए, पर मैंने गुस्से में उसका हाथ झटक दिया। फिर भी वो नाराज नहीं हुई, बल्कि उसने मेरी तरफ उसी पुराने प्यार से देखा, जैसे उसे आखिरकार मेरा वही पुराना रूप वापस मिल गया हो। उसने बड़े प्यार से मुझे सहारा दिया और अंदर ले गई। मैं बेड पर बैठ गया और आदत के मुताबिक अपने घुटनों को कसकर पकड़ लिया। लिंग्युन, यहाँ सिर्फ एक ही कमरा है, क्या उसने मेरे लिए कोई होटल बुक नहीं किया? लिंग्युन हाथ मुंह धुलाने के लिए पानी लाने गया, पर मैंने साथ देने से मना कर दिया और यहाँ तक कि पानी के बर्तन को लात मारकर गिरा दिया, जिससे सब कुछ बिखर गया। फिर भी रुआन ने बिना एक लफ्ज बोले चुपचाप उसे साफ किया, नया पानी लाई और धीरे धीरे मेरे हाथों को पोंछना शुरू किया। और ऐसा करते हुए उसने मेरी हथेलियों पर उन हल्के जख्मों के निशान देखे, जो निशान उन सब चीजों की वजह से आए थे जो उसने पहले मेरे साथ की थी। और उस पल वो सारी यादें उसके दिमाग में तेजी से लौट आईं। वो अचानक से मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गई, अपना सर झुकाया और धीरे से मेरी हथेली को चूम लिया। एक ऐसा पल जो पूरी तरह से उनके समर्पण और पछतावे से भरा था। मैंने उसकी कपकपी को महसूस किया और धीरे से कहा, मेरा प्यार, तुम इतना क्यों रो रही हो? उसने धीरे से कहा, मैं कभी तुम्हारी तरह मजबूत नहीं थी। क्या तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे? मैं ही थी जो रो रही थी। मैं हल्का सा मुस्कुराया। किस्मत हमारे साथ बहुत नाइंसाफी करती रही है। मैं एक बार उससे लड़कर जीत गया और तुम्हें बचा लिया। प्लीज इस बार मुझे हारने मत देना रुआन। और पहली बार मुझे इस बात पर सच में नफरत हुई कि किस्मत कितनी बुरी हो सकती है। रुआन ने रोते हुए अपना सर हिलाया, क्योंकि वो चाहती थी कि मैं जीत जाऊं। और उस रात, पूरे 3 साल के लंबे समय के बाद, हमने एक दूसरे को दोबारा गले लगाया और एक दूसरे की बाहों में सो गए। मैं एक गहरी नींद में डूब गया।
पर उसकी आंखों से नींद पूरी तरह से गायब थी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो एक पल के लिए भी अपनी आंखें बंद करे। वो बार बार नींद से जाग जाती थी, सिर्फ ये देखने के लिए कि मैं वहीं हूं या नहीं। उसे डर था कि अगर उसने 1 सेकंड के लिए भी अपनी नजर हटाई तो मैं कहीं गायब ना हो जाऊं। और जब सुबह हुई तो जैसे ही मेरी आंखें धीरे धीरे खुली, मुझे अपने माथे पर एक प्यारा सा किस महसूस हुआ और बिना सोचे समझे मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, क्योंकि यही तो वो पल था जिसके लिए मैं हमेशा से तरसता था। हर सुबह अपनी सबसे प्यारी इंसान की बाहों में जागना। अगर अगले ही दिन ये दुनिया खत्म भी हो जाती तो भी मुझे अब कोई डर नहीं था। और फिर मुझे उसकी हल्की सी आवाज सुनाई दी, लिंदाई, चलो शादी कर लेते हैं, तुम पर अभी भी मेरी एक शादी बाकी है। मैं 1 सेकंड के लिए झिझका, पर उसने मुझे बीच में ही रोक दिया। नहीं, तुम बस हाँ कहो, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। मैंने उसकी तरफ देखा और बहुत समय बाद पहली बार मैंने मौत के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ उसके बारे में सोचा। मैं तैयार हूं, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है और मैं एक पल भी बर्बाद नहीं करना चाहता था। उस सुबह उसने खुद अपने हाथों से मेरे लिए नाश्ता बनाया और खाने के बाद हमने वहीं पर अपनी शादी रजिस्टर कर ली। हमारी शादी बहुत सादगी से हुई। लवेंडर के बड़े बड़े खूबसूरत खेत के बीच में शादी करवाने वाले की आवाज धीरे से गूंजी, दूल्हे मिस्टर लिनबाई, क्या आप मिस रुआन को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं? बीमारी में, अच्छे स्वास्थ्य में, अमीरी में या गरीबी में, अपनी बाकी की जिंदगी इनके प्रति वफादार रहने का वादा करते हैं? मैंने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, हाँ, मैं करता हूं। फिर वो उसकी तरफ मुड़ा, दुल्हन मिस रुआन, क्या आप मिस्टर लिनबाई को अपने पति के रूप में स्वीकार करती हैं? बीमारी में, अच्छे स्वास्थ्य में, अमीरी में या गरीबी में, अपनी बाकी की जिंदगी इनके प्रति वफादार रहने का वादा करती हैं? उसकी आवाज कांप रही थी, पर फिर भी मजबूत थी। हाँ, मैं करती हूं। अब आप दुल्हन को किस कर सकते हैं। हमारे पहले किस की तरह मैं धीरे से उसकी तरफ झुका। मेरा दिल घबराहट और खुशी दोनों से भरा हुआ था। लवेंडर के खेत से एक हल्की सी ठंडी हवा चली, जो अपने साथ फूलों की खुशबू लेकर आई, जैसे खुद कुदरत शादी के बाद हमें आशीर्वाद दे रही हो। दिन ब दिन मेरी तबीयत खराब होती चली गई। मैं अक्सर पूरे पूरे दिन सोता रहता था और हर बार वो बिना हिले डुले मेरे पास एक मूर्ति की तरह बैठी रहती थी। और जैसे ही मैं अपनी आंखें खोलता, उसमें फिर से जान आ जाती। और जब मैं जाग रहा होता तो मुझे सबसे अच्छा उसके साथ लवेंडर के खेत में जाना लगता था। अपना पूरा शरीर उसके कंधे पर टिका देना, फूलों की खुशबू को सांस में भरना और कुदरत की उस शांति को महसूस करना। एक दिन मैंने धीरे से उसके कान में कहा, मेरी जान, मुझे बहुत नींद आ रही है। उसने प्यार से जवाब दिया, तो सो जाओ, मैं हमेशा तुम्हारे पास ही हूं। और न जाने क्यों मुझे लग रहा था, शायद मौत से पहले इंसान को उसका एहसास हो जाता है। मुझे पता था कि अगर मैंने इस बार अपनी आंखें बंद की तो मैं उन्हें कभी नहीं खोल पाऊंगा। इसलिए मैंने धीरे से अपना हाथ उठाया और उसके चेहरे को छुआ, उसे पूरी तरह से अपने अंदर बसाने के लिए, उसे हमेशा के लिए अपने दिल में कैद करने के लिए। मेरी जान, मैंने सुना है कि अच्छे लोग मरने के बाद जन्नत में जाते हैं, एक ऐसी जगह जहां कोई दर्द या दुख नहीं होता, सिर्फ खुशी होती है। क्या मैं वहां जा पाऊंगा? उसने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ा और कहा, तुम जाओगे लिनबाई, तुम वहां ज्यादा खुश रहोगे। मैं हल्का सा मुस्कुराया, तो मैं पहले जाता हूं और वहां तुम्हारा इंतजार करता हूं। 100 साल बाद मुझसे मिलने आना, ठीक है? उसकी आवाज टूट गई, पर फिर भी उसने कहा, ठीक है, मैं आऊंगी। मेरे चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान फैल गई, क्योंकि जन्नत में भी हमारा प्यार बरकरार रहेगा। मेरी उंगलियां धीरे से उसके चेहरे से फिसल गईं, और इस बार मैं फिर कभी नहीं जागा। मैंने देखा तो नहीं, पर जैसे ही मेरी सांसें रुकीं, उसने आंसुओं के बीच धीरे से कहा, लिनबाई, मुझे माफ कर देना, मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ आ रही हूं। उसने हल्की सी दर्द भरी मुस्कान दी। तुमने मुझसे एक बार झूठ बोला था, अब मैं तुमसे एक बार झूठ बोल रही हूं। और जैसे ही लवेंडर के खेत से एक हल्की हवा का झोंका गुजरा, उसका शरीर धीरे से मेरे शरीर के पास गिर गया। हम दोनों के चेहरों पर सुकून भरी मुस्कान थी, जैसे हमें आखिरकार वो जगह मिल गई हो जहां हम हमेशा के लिए एक दूसरे के हो सके। जब असिस्टेंट और लिंग्यून वहां पहुंचे तो हमारे शरीर पहले ही ठंडे हो चुके थे। उन्होंने हमारी आखिरी रस्में पूरी की और हमारी आखिरी इच्छा के मुताबिक हमारी राख को उन एंडलेस लेवेंडर के खेतों में उड़ा दिया, जहां हवा हमें एक साथ लेकर चली गई। और बाद में लिंग्यून ने धीरे से पूछा, असिस्टेंट शू, क्या आपको लगता है कि ब्रदर लिन और सीईओ लो अगले जन्म में फिर से एक साथ होंगे? और जवाब बिना किसी झिझक के आया, बिल्कुल, मौत भी उन्हें अलग नहीं कर सकती थी। और इस तरह उनकी कहानी का अंत होता है, किसी अफसोस के साथ नहीं, बल्कि एक ऐसे मजबूत प्यार के साथ जिसे मौत भी नहीं तोड़ सकती थी। एक ऐसा प्यार जिसने खुद गर्जी के ऊपर बलिदान को चुना, सफाई देने के ऊपर खामोशी को चुना और छोड़ने के ऊपर दर्द को चुना। लिनबाई ने उसे जिंदा देखने के लिए अपना सब कुछ दे दिया, और आखिर में रुआन ने उसके पीछे जाना चुना। इसलिए नहीं कि वो कमजोर थी, बल्कि इसलिए क्योंकि कुछ रिश्ते इतने गहरे होते हैं कि उन्हें पीछे छोड़ना मुमकिन नहीं होता। शायद किसी दूसरी जिंदगी में, किसी दूसरी दुनिया में उन्हें किस्मत से फिर से नहीं लड़ना पड़ेगा। शायद इस बार वो बस मिलेंगे, प्यार करेंगे और आखिरी सांस तक एक साथ रहेंगे। पर आप मुझे बताइए,
अगर आप उनकी जगह होते तो क्या आप ऐसा प्यार चुनते या दूर चले जाते? और अगर इस कहानी ने आपके दिल को थोड़ा सा भी छुआ हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए जुड़े रहें।